बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आज की सुबह पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे स्टार्ट हुई होगी। व्यूअर्स, हम हर रोज़ बात करते हैं इंसानों से रिलेटेड और हमेशा ये बात करते हैं कि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे इंसान का ख्याल रखे, अपनी ज़ात का भी रखे और दूसरों का भी रखे। ये तो एक अंडरस्टूड बात है, लेकिन इंसानों के अलावा भी जानदार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें जानवर भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। जब हम जानवरों की और पौधों की बात करते हैं तो प्लांट्स के ऊपर भी बड़ी दफ़ा बात की। सच पूछें तो जानवरों के बारे में भी हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज स्पेसिफ़िकली मैं सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानवरों का ख्याल रखने की बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब वो पॉइंट आ गया विंटर में जहाँ पे हम ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे हैं। तो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं आपके साथ ज़रूर व्यूअर्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं उन ममालिक की बात करना चाहूँगी जो जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सच पूछे तो पाकिस्तान के अलावा कोई भी जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इवन मतलब अफ्रीका को बाहर निकालते बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जानवरों की इतनी ज़्यादा केयर पे फोकस नहीं होता, क्योंकि इंसानों के मसाइल इतने ऑलरेडी चल रहे होते हैं। सो अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे वेस्ट में अच्छा टर्की एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल, जहाँ पे जानवरों के साथ बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव सलूक किया जाता है। टर्की में अगर आप देखें तो आप अगर इस्तांबुल में घूम रहे हो तो आपको हर जगह बिल्लियाँ घूमती हुई नज़र आ रही होंगी। कोई भी उन बिल्लियों को मार नहीं रहा होगा, उनको अटैक नहीं कर रहा होगा, उनको तंग नहीं कर रहा होगा, बल्कि ऑलमोस्ट हर इंसान ने अपने घर के बाहर कुछ खाने पीने की कौलियाँ रखी होती हैं, कुछ घर से बनाए हुए होते हैं। अपने घरों के बाहर ही उन्होंने छोटे छोटे बिल्लियों के घर लगाए हुए होते हैं कि अगर बिल्लियों को रात को सर्दी लगे तो वो घुस के इसके अंदर जाके सो जाएं। एक ये हालात हैं डिफरेंट ममालिक के, और फिर एक वो मामलात हैं जो पाकिस्तान में चलते हैं। हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्लियाँ कुत्ते अक्सर जो हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा एनिमल कंट्रोल वाला इक्वेशन जो है वो प्रॉपर्ली अभी तक सिस्टम्स हमारे बने नहीं हैं। लेकिन इशू ये है कि जो स्ट्रे डॉग होता है या स्ट्रे कैट, जिसको जंगली कुत्ता या बिल्ली हम कहते हैं, उनको देख के पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि वो उनके साथ कोई भी सलूक कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है कि प्यार करना और एक होता है हद की ज़्यादती करना। छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के दुम के साथ कोई चीज़ बांध दी, पटाखे बांध दिए और वो पटाखे चला दिए। ऐसे भी केसेस हुए कि जानवरों को, छोटे बिल्ली के बच्चों को, कुत्ते के बच्चों को आग लगा दी। ऐसी ऐसी हॉरिबल चीज़ें लोग करते हैं कि मैं दंग रह जाती हूँ कि हम खुद अपने आप को इंसान बुलाते हैं, और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप किसी भी जानदार चीज़ को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन हमारा टोटल फोकस जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो जानवर हैं या जो वाइल्ड एनिमल्स या जो स्ट्रे एनिमल्स एंड कैट्स घूम रहे हैं उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जाए। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि केयर से बहुत दूर हैं हम इस वक्त। हम इन जानवरों को अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जिस पे मेरी कसम से व्यूअर्स रूह कांप गई, और कुछ दिन तो मैं डेली बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब होती थी। हुआ ये कि मैं, क्योंकि हर रोज़ सुबह वॉक पे निकलती हूँ, अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाती हूँ, तो ऑब्वियसली सती सवेरे का सुबह सुबह का वक्त होता है, तो बहुत से वाइल्ड कैट्स, डॉग्स वगैरह, जिस तरह जंगली बिल्ली, कुत्ते वगैरह अपने अपने डिफरेंट जगहों पे सोए हुए होते हैं। कोई किसी गाड़ी के नीचे छुप के सोया हुआ है, कोई किसी गेट के करीब जाके सोया हुआ है, कोई झाड़ियों में छुपा हुआ है। जिस तरह ये देख लें, इस तरह बिल्ली अक्सर सर्दी से बचने के लिए ना ये लोग इस तरह अंदर जाके घुस के बैठ जाते हैं। दो बातें इससे रिलेटेड करनी है। पहली वो जो मेरे साथ पर्सनली एक इंसिडेंट जो मैंने विटनेस किया। अच्छा, एक दिन मैं कोई ये मामला कुछ महीने, 1-1.5 महीने पहले हुआ। मैं सुबह एक दिन वॉक पे निकल रही थी अपने डॉग को लेके, तो पास से मैं गुजरी, एक डॉग साइड पे ना, एक फ़ीमेल डॉग जो है जंगली कुत्ती जो थी वो साइड पे बैठी हुई थी। मैं उसके पास से गुजरी तो वो एकदम से उछल के खड़ी हो गई और भौंकना शुरू हो गई, और भौंकी जाए भौंकी जाए। अच्छा, मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लग रहा था उसके जिस्म से और सामत से कि ये इसके कोई पपीज़ हैं और ये उनको दूध पिला रही है। अच्छा, वो पपीज़ ना नज़र आए मुझे। एक दिन ऐसा गुजरा, मैं वहाँ पे रुकी, इधर उधर देखा, उसके करीब जाने की कोशिश की, वो इतनी ज़ोर से भौंकी कि मैं घबरा गई, मैं वहाँ से चली गई। अगले दिन भी यही अमल, मैं उसके पास से गुजरी, वो भौंक रही है भौंक रही है भौंक रही है, जिस तरह बंदा रो नहीं रहा होता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पास में जो गार्ड बैठे हुए थे मैं उनके पास गई। मैंने कहा भाई, सुबह के 6:30 बजे, मैं कहा भाई ये क्यों इतना रो रही है?
कहता है बाजी मैं आपको क्या बताऊं, इसने बच्चे दिए और इसके बच्चे शायद कोई कुछ मतलब 2-3 हफ्ते के होंगे, तो ये पास में जो गांव है वहाँ से बच्चे आए और 2-3 मतलब जितने भी उसके थे, 2 थे कि 3 थे कुत्ते के बच्चे, वो तीनों के तीनों वो उठा के लेके चले गए। अब व्यूअर्स, अल्लाह माफ़ी दे, ज़्यादती का अगला लेवल। ममता या ममता तो ममता है, मतलब हर जानदार के अंदर एग्जिस्ट करती है, और एक जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, बच्चों ने आके उसके 2 या 3 पपीज़ उठा के ले गए, इसीलिए तो वो रोई जा रही थी, इसीलिए तो वो बार बार पुकार रही थी कि कोई मेरी मदद करे, कोई कुछ करे। खैर मैंने वहाँ पे आसपास पता करने की कोशिश की, वोटेवर, ना वो बच्चे मिले, ना वो कुत्ते के बच्चे मिले, ना वो इंसान के बच्चे मिले जो उठा के लेके गए। अब सोचने की बात है कि जब ये बच्चे अपने घर ये छोटे पपीज़ उठा के लेके गए जो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के थे, व्यूअर सबसे बड़ी बात ये कि इतने छोटे पपीज़ माँ के दूध के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप उनको दूध डाल के भी देंगे तो वो उनको पीना नहीं आता, आंखें नहीं खुली होती, मतलब वो दूध पी नहीं सकते। तो यकीनन वो 2 या 3 पपीज़ जो उठा के लेके गए होंगे वो बच्चे, वो अभी तक ख़त्म हो चुके होंगे। अब जब इस तरह से कोई बच्चे पपीज़ उठा के अपने घर लेके गए तो उनके घर वालों को क्यों नहीं ख्याल आया कि यार ये किधर से उठा के लेके आए हो बच्चे कुत्ते के, और क्यों लेके आए हो। अच्छा, इसी तरह का मामला जब मैं बहुत छोटी थी, बिल्ली हमारे घर के पार किसी एक बिल्ली ने बच्चे दिए। हम लोग डेली जो है वो बिल्ली को खाना पीना वगैरह डाल देते थे। एक दिन वो बिल्ली इसी तरह रो रही थी, ये मैं कुछ 14-15 साल की थी, बहुत मतलब अपनी टीन्स की मेरी बात है। इसी तरह मेरी नानो कह रही हूँ, मेरी अम्मी बाहर निकली और उन्होंने पूछा कि भाई ये बिल्ली के बच्चे होते थे, बिल्ली के बच्चे कहाँ गए। तो हमसायों ने बताया कि भाई एक बंदा आया, उसने उनको बोरी में डाला और हमने उसे पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो, उसने कहा ये मैं जाके नहर में फेंकने लगा हूँ। मतलब व्यूअर्स, क्या जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हम लोग जानवरों को, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स के बच्चों को ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो खिलौने हैं। वो एक जानदार चीज़ है, उसकी जान की एक वैल्यू है, और ये अंडरस्टैंड करना कि जानदार चीज़ के साथ आप इस तरह ज़्यादती नहीं कर सकते, बहुत बड़ा गुनाह है। और व्यूअर्स, जब तक जानवर अपने बरादरी के अंदर ही घूम रहा है तब तक तो वो अल्लाह मियाँ का और उस जानवर का मामला है। जब आप किसी जानवर को उठा के अपने घर में ले आते हैं पेट के तौर पे, तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको टाइमली खाना दें, उसको नहलाएं, उसका ख्याल रखें, उसकी केयर करें। अगर वो बीमार है उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते। लोग जानवरों को घर तो ले आते हैं लेकिन फिर उनका ख्याल कोई नहीं रखता। डेकोरेशन के तौर पे रखा जाता है उनको, ना उनके खाने का ना उनके पीने का। बड़े ऐसे केसेस हुए हैं, मेरी बड़ी दफ़ा हमने प्रोग्राम पे वेट्स को बुलाया है और वेटनरी डॉक्टर से पूछो तो कहते हैं कि जी लोग अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते। तो वो कहते हैं हाँ जी, जानवर बीमार हो जाए और अगर 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा हो तो वो कहते हैं इसको इंजेक्शन दे के इसको सुला दें, इसकी कहानी ख़त्म कर दें, ताकि हमें 10-15 हज़ार रुपये ना खर्च करने पड़े। तो जानवर को घर लेके आने का मतलब है कि एक जानदार चीज़ आप एक और मतलब लिविंग बीइंग की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर उसका ख्याल रखना, उसकी बीमारी, उसका सुख दुख, उसकी हर चीज़ को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह बड़ी दफ़ा हादसे हो जाते हैं घरों के अंदर अपने ही जानवरों के साथ। लोग सुबह सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, मैं चाहूँगी कि हम फिर वो तस्वीर दिखाएं। गाड़ी के टायरों के ऊपर जाके ना बिल्ली के बच्चे या छोटे जानवर जाके बैठ जाते हैं। जब आप अपनी गाड़ी को या किसी भी इस तरह की व्हीकल को स्टार्ट करने लगे तो पहले उसको चेक करें कि क्या वहाँ पे कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ। जिस तरह अभी हमने 1 सेकंड के लिए आपको दिखाई थी वो इमेज, तो वो उसके अंदर आप देखिएगा कि वो बिल्ली बिल्कुल बैठे, मतलब गाड़ी और टायर के बीच के अंदर वो जाके बैठी हुई है। गाड़ी स्टार्ट करेंगे और वो पहिया घूमेगा तो उसी वक्त बिल्ली की जान चली जाएगी। आपको बड़ा ख्याल करना है कि जब आप अपने घरों से निकलें तो इन चीज़ों को चेक करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का पेट ही हो, बड़ी दफ़ा वाइल्ड जानवर भी आके, उनको तो कुछ ठिकाना, कोई सहारा चाहिए होता है ना। सर्दी है, सर्दियों में प्लीज़ जानवरों का के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये जो एहतियात है इसको करें।
उसके अलावा अगर आपने पेट्स रखे हैं तो उनकी ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानवरों और परिंदों का ख्याल रखें, स्पेशली पेट्स जो आप अपने घर में लेके आते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन आपने देखा होगा कि बाहर के ममालिक में तो लोग अपने कैट्स और डॉग्स को स्वेटर भी बनाते हैं। अच्छा, गर्मियों में भी बड़ी ज़्यादती होती है, फुल डबल ट्रिपल कोट वाले लोग जानवर ले आते हैं अपने घरों में पेट्स के तौर पे कि भाई हमारे पास फलां इम्पोर्टेड डॉग है। अब उसका इतना थिक कोट है बालों का जैसे उसे स्वेटर पहना हुआ है, और वो ठंडे मौसम का जानवर है, उसको गर्मी में घर के बाहर रस्सी से बांध के रखा हुआ होता है। वो जानवर कुछ ही अरसे में मर जाता है। फिर लोग कहते हैं कि वो चला नहीं। भाई वो इंसान, मतलब वो इंसान की तरह एक जानदार चीज़ थी, आपने उसकी केयर नहीं की इसलिए वो मरा है। और जानवर वो रखें जो आपके इलाके के जानवर हैं। हम लोग जब ये इम्पोर्टेड जानवर लेके आ जाते हैं तो फिर उनकी केयर करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो माई पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे हमें उनके खाने पीने का सिर्फ ख्याल नहीं रखना, उनकी टोटल केयर का ख्याल रखना है। आप देखिए कनाडा, अमेरिका वगैरह वगैरह में स्वेटर्स बनाई हुई होती हैं, आउटफिट्स पूरे बनाए हुए होते हैं। हेलोवीन आती है तो उनके फ़नी फ़नी कॉस्ट्यूम्स उनको बना देते हैं। क्रिसमस पे उनको तैयार किया हुआ होता है प्रॉपर आउटफिट्स में। मौक़ों पे उनकी सालगिरह के दिन उनकी बर्थडेज़ की जाती हैं, स्पेशल उनके डॉग केक्स या कैट केक्स बनाए जाते हैं। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में भी जहाँ पे गलत काम हो रहे हैं वहाँ पे अच्छे काम भी हो रहे हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं, जगहें हैं। आयशा चुनरीकर है कराची में, जाले सरदी हैं, हमारी आर्टिस्ट ही हैं, वो कितने कैट्स को, डॉग्स को रेस्क्यू करती हैं। हम सब अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम सब अपना अपना रोल अदा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार पेट मांग रहे हैं, जानवर मांग रहे हैं, तो हज़ारों ऐसे जानवर हैं जो वाइल्ड, मतलब बिल्ली के बच्चे, इस तरह के जानवर घूम रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स आपको नहीं नज़र आ रहे होते। उनको जाएँ, उनका चेकअप करवाएँ, उनकी पूरे फास्ते टीके लगवाएँ और उनको एज पेट्स अपने घर में रखें। देखिए, आपको जानवर चाहिए, पेट चाहिए प्यार देने के लिए, राइट? आप इसलिए तो नहीं उसको लेके आ रहे कि आपने कोई सबसे फैंसी, सबसे महंगा। और अब तो वो जिस तरह डिज़ाइनर कपड़े पहनने का अब ज़माना नहीं रहा, हर बंदा यही कहता है कि भी सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाए। तो आपने अगर पेट्स भी रखने हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई इम्पोर्टेड महंगा ख़रीद के ही रखें। जो लोग बेच रहे होते हैं उनका व्यूअर्स बिजनेस होता है ये। और ये एक बड़ी ही गलत चीज़ है कि हमने जान की वैल्यू इतनी कम कर दी है कि 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 में जानवर बेच दिया। अक्सर लोग बीमार जानवर बेच रहे होते हैं क्योंकि जो लोग सेल करते हैं जानवर, तो बस सखवार व्यूअर्स, चिड़ियाँ हैं तो पिंजरे में तुन के घुसाई नहीं है, हिलने की जगह नहीं है बेचारियों के पास। मछलियाँ हैं तो 15 मछलियाँ इतने से बोल के अंदर घुसाई नहीं है। बिल्लियाँ हैं तो घुसाई नहीं है, ठूसी हुई हैं एक छोटे से पिंजरे के अंदर। अगर इंसान तंग होता है तो कोई भी जानदार चीज़, आप पौधों को भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे तो वो मर जाएंगे। सो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें अगर जानवर रखना है, खाना पीना, सफाई सुथराई, उनके ओढ़ना बिछाना, सोने के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ़ सुथरी जगह, वार्म जगह, अगर सर्दी है, अगर गर्मी है तो ठंडी जगह। अब जैसे हमारे जो डॉग्स बाहर होते हैं, इवन दो वो थिक कोट वाले डॉग्स नहीं है, यानी उनके बहुत ज़्यादा वो हैवी बाल नहीं है, फिर भी गर्मियों में ऑल थ्रू हमारा कूलर चल रहा होता है और उस कूलर के अंदर हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर 2 से 3 घंटे के बाद वो बर्फ़ के सांचे भी रखते हैं ताकि उनको ठंडी हवा मिले डॉग्स को, स्पेशली जब गर्मी की पीक होती है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे वो ड्राइववे के अंदर, अगर उस पोर्च के अंदर जहाँ पे कवर्ड एरिया उधर है तो वहाँ पे फैंस चले हुए होते हैं, पानी कॉन्स्टेंटली हम उनको डाल रहे होते हैं, साफ़ और ठंडा। ये नहीं कि एक दिन पानी डाला, उसी पानी के अंदर नलके से फिर डाल दिया, उसी से फिर आपने उल्टा दिया। बर्तन को साफ़ करें, जिसमें खाना डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, हर बार यूज़ करने के बाद साफ़ करें। व्यूअर्स, अगेन, जैसे हमने अपनी अफ़ज़ाने सेहत की चीज़ों का ख्याल रखना है तो उसी तरह जानवरों का भी रखना है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अगर आप भी कोई जानवरों से रिलेटेड या एनिमल केयर से रिलेटेड हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आइए शेफ़ आमना इलियास की तरफ रुजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आमो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, जानवरों का ख्याल रखना तो दूर की बात, हमें तो कोई जानवर नज़र भी आ रहा होता है, मुझे हैरत होती है। कभी कभी मर्द हज़रात इस तरह वॉक करते हुए, चलते हुए कहीं जा रहे होंगे, साइड पे जानवर देखें, ऐसे ठुड्डा मार देंगे उसको। मतलब मेरी रूह कांप जाती है कि यार जानदार चीज़ है, जानदार चीज़ है। अगर आपको तकलीफ होती है तो उसको भी तकलीफ होती है। और वो तो बेज़बान है, वो भौंक सकता है, म्याऊं कर सकता है, लेकिन
आपको बता तो नहीं सकता कि कितनी दफ़ा हम ये जो जंगली बिल्लियाँ और कुत्ते होते हैं उनको देख रहे होते हैं, लंगड़ा के चल रहे होंगे या चोट लगी हुई होगी या कहीं से जले हुए होंगे या कहीं जख्म होगा। जानवर नहीं जानवर को कर रहा होता, इंसान उसको टॉर्चर कर रहा होता है। वो इंसान को शायद ज़्यादा इंसानियत ना भूल गई है, कहीं बहुत पीछे रह गई है। अच्छा, ये एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा, मैं क्योंकि ड्राइव करती हूँ तो मैंने काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है कि ख़ासतौर पे जो छोटे जैसे पप्पीज़ होते हैं या बिल्ली के बच्चे होते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हो, मोस्टली अगर रोड साइड पे नहीं हो, मेन रोड्स पे तो कम होता है, जैसे अंदर गलियों में सोसाइटी में हो तो वो ना अपनी तरफ से रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता टाइमिंग का। जैसे अब थोड़ी सी बड़ी बिल्लियाँ होंगी उन्हें थोड़ा आइडिया होता है, तो वो अक्सर आपको ब्रेक लगानी पड़ जाएगी कि बिल्ली का बच्चा ना नीचे आ जाए। वो मैंने देखा है कि वो लोगों को इवन बाइक्स पे नहीं रुकते, कि मतलब खुद मैंने ये चीज़ देखी कि वो उसको हिट कर दिया। गेम बनाते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे सामने ये इंसिडेंट हो चुका है। हम लोग आ रहे थे इस तरह करके ना, 2 गाड़ियां इस तरह आ रही थी, सामने से ना डॉग इस तरह करके भागा, हमने एकदम से ब्रेक लगा दी, ठीक है ना, पीछे हमने देखा कि पीछे गाड़ी वाड़ी नहीं थी। यार समझ आती है कि अगर आप ट्रैफिक में और ट्रैफिक फ्लो में जा रही है और आप नहीं रुक सकते, हाईवे पे हैं, मोटरवे पे हैं, आप नहीं कुछ कर सकते, उस वक्त फिर आपकी भी जान जाएगी और आपके साथ जो लोग हैं। मेरे सामने ये इंसिडेंट हुआ और ये DHA में हुआ था। इस तरह करके हम लोग ये 2 गाड़ियां साथ जा रही हैं जैसे रोड, वो डॉग इस तरह करके छोटा सा जानवर भागा, मुझे नहीं पता डॉग था कि कैट था, क्योंकि मेरी तो उस वक्त रूह मैं तो उधर ख़त्म ही हो गई। अच्छा, इस तरह करके हम जा रहे हैं, हमने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई, उसने गाड़ी को स्पीड दे दी और जानवर कुचलता हुआ वो गया। मेरे तो हाथ पांव सुन हो गए। ड्राइवर उतरे गाड़ी से, उन्होंने जाके चेक किया, उन्होंने कहा बाजी बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि बिल्ली का बच्चा था कि कुत्ते का बच्चा था, मेरा तो वहां पे रोना ही ना रुके। रो रो के मैं हलकान हो गई कि यार क्या हो गया लोगों को। उन्होंने, उस बंदे ने एक्चुअली, हम साथ थे, हमने ब्रेक लगाई, पीछे कोई गाड़ियां नहीं थी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को स्लो करके ब्रेक लगा दी। उस बंदे ने गाड़ी को तेज किया, वो गाड़ी की स्पीड और जानवर एक टाइम पे जाके लगा। क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में इस तरह होता है कि वहाँ पे उनको भी इतना, जानवरों को भी इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि खुले इलाका है, तो वो थोड़ा सा अगर हम रुक जाएं, एक जान है, जान की कीमत है, हम जितना इंसान की जान की अहमियत है, हमें तो वही आपने जो बोला कि पौधों को भी नुकसान पहुंचाने का और यहाँ पे एक और बात बड़ी ज़रूरी जो पॉइंट आउट करनी है, जो लाहौर में, कराची में, ये कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा आम हो गई थी चीज़ कि लोग गोलियां मारना शुरू हो गए थे कुत्तों को और बिल्लियों को भी। ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है, ये ना किसी सोसाइटी में अलाउड है ना कहीं और अलाउड है, तो ये एक अंडरस्टूड बात है। तो प्लीज़ जो भी इंसान, और ये जो छरों की गन्स होती हैं और उनके साथ भी ये हरकतें कर रहे होते हैं ना, अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जान की एक वैल्यू है, अगर इंसानी जान की वैल्यू है तो जानवर की भी वैल्यू है। और याद रखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से और जिस मोहब्बत और जिस प्यार से इंसानों के साथ और जानवरों के साथ पेश आते थे, ऐसे लोग भी हैं जिनको ये कह दिया गया था कि वो अब जन्नत में जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक प्यासे जानवर को पानी पिला दिया। सो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ आमना इलियास के किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक तो इस लड़की की इंस्ट्रक्शंस नहीं ख़त्म होती। सुबह हमने इतनी सख्त और सीरियस बातें कर ली कि उसने भी ना बड़ी सीरियस मिलिट्री ऑफिसर बन के किचन में भी चीज़ें तैयार कर ली। तो आज हम बना क्या रहे हैं? नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं आज हम। दुनिया के मुश्किल तरीन कोफ्ते नहीं, बहुत इजी हैं, हम यही कहाँ से इजी हैं? मेरी बात सुनो, नरगिसी कोफ्ते, अब नरगिसी कोफ्ते और रेगुलर कोफ्ते में क्या फ़र्क है? नरगिसी कोफ्ते में बेसिकली अंडा होता है और पहले वक्तों में यही होता था कि एक फुल अंडा डलता था और उसके राउंड। अब लोग हाफ करके भी डाल देते हैं, हाफ करके डाल दें या बना के फ्राई करके फिर सर्विंग के वक्त हाफ कर लें, तो ये आपके पास आपकी वो आपके नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो आधा ही अंडा डाल देते हैं बीच में और उसको उस पूरे को ही रहना देते हैं और फिर उसको कट नहीं करते। वैसे तो नरगिसी कोफ्ते की खूबसूरती है कि बाहर मीट है, अंदर अंडा है, बीच में से कट हुआ हुआ है और वो ऊपर पड़ा हुआ है। ब्यूटी से ये होती है, लेकिन बनाना मुश्किल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो खुल जाते हैं। ये वो खुल जाते हैं, वो फ्राई करते हुए ही खुल जाते हैं, उस वक्त फिर आपको मौके पे प्रॉब्लम होती है।
तो उसी के लिए आपको 1-2 टिप्स देंगे जो आप इनको फॉलो करेंगे हमारे साथ। तो इंग्रेडिएंट्स बता दूं मैं तब तक। ये प्याज है जिसको हमने जस्ट ब्लेंड किया है, उसको हम सिर्फ हल्का सा ब्राउन कर रहे हैं और साथ लहसुन अदरक डालेंगे। वो कब डालना है? ये बस 2 से 3 मिनट में हम ये इसमें ऐड कर देंगे, बस हो गया ऑलमोस्ट। बेसिकली एक साइड पे ग्रेवी तैयार करें और एक साइड के ऊपर हम अपने कोफ्ते जो हैं ऑयल रख दिया है हमने, जैसे वो रेडी हो जाएंगे उसमें फिर हम उनको फ्राई कर देंगे। चलो, बहुत तेज फ्लेम में नहीं करेंगे। मीनवाइल आप अपनी रेसिपी के जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स ब्रीफ कर देती हूँ, फिर हम साथ साथ इसमें डालते जाएंगे। नरगिसी कोफ्ते के लिए कीमा ले लें आप, चिकन का ले लें या बीफ का ले लें। 1 किलो लिया हमने। प्याज हमने लिया है 1 अदद, इसमें सुरख मिर्च ली है आधा खाने का चम्मच, खसखस ली है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच और उसके साथ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच है। नमक हस्बे जायका है। बेसन है 6 खाने के चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है। अंडे हैं जो हमने इसके अंदर डाले हैं 6 से 8 अदद बॉईल किए हुए हैं। तेल है फ्राइंग के लिए। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगा तेल आधा कप, प्याज 1 कप है वो हमने ब्लेंड कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर पेस्ट है 1 कप, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर है 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला और ज़ीरा तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेंगे, नमक हस्बे जायका लेंगे और आधा कप दही जाएगा इसमें। अब आपके सामने ये चिकन का जो मीट हम मैंने दिया है, क्योंकि हमने ज़रा क्विक करना होता है तो हम चिकन के साथ जा रहे हैं। इसको मैंने एक दफ़ा से अच्छे तरीके से चॉपर में बिल्कुल ये फ़ाइन मीट जो है वो आपका मिन्स हुआ होना चाहिए। उसके साथ ये देखिएगा आप, ये प्याज और हरी मिर्चें हैं, ये इनका पेस्ट है और इसका मैंने एक्सेस जो पानी होता है वो निचोड़ लिया था। ये देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा तो फिर इनकी बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको आप अच्छे से चॉप करके उसके बाद इसको अच्छे से हैंग करके आप निचोड़ लें या स्ट्रेनर में कर लें। थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा हमारा भून जाए। साथ साथ इसमें सीजनिंग और इसके साथ साथ ये थोड़े से, ये देखिए ये ब्रेड है, फ्रेश ब्रेड है, ब्रेड क्रम्स नहीं है, फ्रेश ब्रेड है। इसको मैंने हाथों से ही सिर्फ तोड़ लिया था। बेसन आप डाल सकते हैं उसके साथ। ये दो से 3 ऑप्शंस हैं। अंडा डालेंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ज़्यादा पतला हो जाएगा आपका बैटर, तो इस चीज़ को हमने देखना है। बाकी हमें जितनी ज़रूरत होगी बाइंडिंग के हिसाब से उस हिसाब हम देख लेंगे। उसके लिए हम मैदा यूज़ कर सकते हैं और बेसन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एंड ऑफ कोर्स नमक मिर्च का हिसाब आपने बैलेंस में रखना है ना। रिमेंबर, अंडा आपका सॉल्ट के बगैर है, ऊपर जो आप डाल रहे हैं लेयर वो सॉल्टी ज़रूर होगी, लेकिन टू सॉल्टी हो जाती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो इसको अब हमने कितनी देर बस ये हो गया। अब इसमें आप टमाटो पेस्ट डाल देते हैं, फिर उसके साथ इसमें सीजनिंग जो है वो बेसिक को ऐड कर पहले दूँ। सीजनिंग डालेंगे, पहले सीजनिंग डालेंगे। हाँ जी, मुझे बताइए। नमक एक तकरीबन टीस्पून इसमें चला जाएगा, ये डाल देंगे। लाल मिर्च डाल दें और हल्दी डाल दें 1 स्पून ही लाल मिर्च। हाँ जी, और हल्दी ये तकरीबन 1/4 डाल दें और ये थोड़ी सी क्रश चिली भी डाल दें। बस सही है, दैट्स इट। जी ये एक आध हम इसमें डाल देंगे ताकि वो एक खुशबू अच्छी सी आ जाए। ये भी जी थोड़ा सा मैं ड्राई मसाला उसमें वैसे ही डाल दिया। ये कुटा हुआ, ये सारा भुना कुटा हुआ जो धनिया है, जीरा है जी, ये डाल दें। ये एक इसमें भी आप डाल देंगे ताकि 1 चम्मच उसमें भी डाल दूँ। इसमें ये ज़रा फ्लेवर में आता है अच्छा सा, खुशबू भी आ जाती है। जैसे आपको हम बताते हैं हमेशा कि फ्रेश आप इनको जो है वो ड्राई रोस्ट करके तो खुद से फिर इनको आप पीसें, बहुत ही उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। मसाला मैं इसके हमेशा टमाटर डालने से पहले डालती हूँ कि हल्का सा ना उसके अंदर जो उसकी भुनाई होती है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और ये हमने डाल दिया सारा का सारा टमाटर। ये फ्रेश टमाटर है, बिल्कुल फ्रेश टमाटर। इनको खुद हमने के बगैर ग्राइंड किया है, राइट? बिल्कुल, इनको हमने ब्लेंड कर लिया। में ना अगर उसके ग्रेवी के अंदर बार बार वो आ रहा हो ना टमाटर मुंह के अंदर, उसके जो पीसेस हैं जी, तो नहीं बिल्कुल, इसलिए प्याज का भी अच्छे सा हमने पेस्ट बना लिया और जो टमाटर है उसका भी, क्योंकि बाद में अगर हम ग्राइंड करते हैं ना तो वो उतनी स्मूथ हमारी ग्रेवी नहीं बनती। तो इसके लिए जब भी आप इवन नरगिसी कोफ्ते हो या दूसरे आप सिंपल कोफ्ते बनाएं तब भी इस तरीके के साथ बनाया करें। बिल्कुल। और क्योंकि इस ग्रेवी ने कुक होना है तो इस वजह से हम इसको पहले से जो है वो रेडी करें, क्योंकि जब आपका खाना रेडी हो, आपके जब कोफ्ते फ्राई हो जाएं तो उस वक्त फिर आप डायरेक्ट उसके अंदर कोफ्तों को डाल सिर्फ कोफ्तों को रखेंगे, उनको दम पे रख देंगे और वो क्योंकि सारे वो भी कुक हो जाएंगे फ्राइंग के दौरान और फिर वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिएगा, बिल्कुल सही। और इसके अंदर अभी दही भी डलेगी ना? हाँ जी, जब ये टमाटर बिल्कुल ये थोड़ा सा अभी पानी खुश्क हो जाएगा टमाटर जब तेल और वो उसमें हम हाँ जी अलग-अलग हो जाएगा। हाँ अच्छा जी, अब ये देखें जो ये हमारा टेक्निकल काम है, मैदे को क्या करना है हमने? वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया अंदर डाले, ठीक है। हाँ जी, मैदा डाल लेंगे। अगर बेसन डालेंगे तो फिर आपको बेसन जो है वो भुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि फिर अदरवाइज उसमें कच्चा फ्लेवर आता है। ये वाला हम फुल बना रहे हैं कि फुली इसको हमने पूरा अंडा लिया है, उसको हम कोट कर लेंगे इससे।
थोड़ा सा मैं ऑयल ले लूँगी इसमें हाथ पे लगाने के लिए। तो मुझे हाँ इसमें थोड़ा सा मुझे दे। मैं आपको भी ऑयल दे रही हूँ इसमें से। उसमें फिर ये ज़रा ना स्मूथ ऊपर से कवर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये कोई कोटिंग वगैरह की इसको ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ये इसी तरीके से बिल्कुल सही। थैंक यू। ये आपका ऑयल आ गया, तब तक मैं यहाँ पे हमारे इस ऑयल को रेडी करती हूँ ताकि हम यहाँ पे फ्राइंग की तरफ आ जाएं। ठीक है, ये देखिए अब इसमें जो ये प्याज और जो हरी मिर्चों का आपने कहा मैंने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रीन चिली और प्याज दोनों को चॉप करके चॉपर में, और उनको फिर जो उनका एक्सेस ख़ासतौर पे प्याज का जो पानी होता है वो हमने रिमूव कर लिया था। तो उसकी हमने बैलेंस रखना है, इसलिए ज़्यादा लाल मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं की। ये देखिए अब हम कोफ्तों को फ्राई करने की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी फ्लेम मुझे लग रहा है ज़्यादा तेज़। मैंने अभी बंद किया हुआ ठीक था। है, मैंने अब अभी ये वाला फिर मैं डालूँ इसमें, ताकि फिर हम देखें कि कैसी इसकी नहीं, ये मैंने अभी वापस ऑन किया, मैंने पहले बंद किया हुआ। ठीक है, अब डाल दूँ। हाँ जी, मेरे ख्याल से हम ये इस पे स्टिक हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ चम्मच पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ये देखिए स्टिक तो हो ही गया जो आप जी, कह रही थी। चम्मच के साथ। तो यानी कि इसके ऊपर नहीं हम रख सकते। हाँ जी, ये क्योंकि वो चम्मच अगर ठंडा है तो आप रख सकते हैं, चम्मच गर्म था हमारा तो वो उसके साथ चिपक अच्छा, जाएगा। ओके, समझ आ गई। तो जैसे कि अगर मैंने इसके ऊपर इसको डालना है, ये ठंडा है तो इसमें ठीक है। ठंडे वाले पे डालेंगे तो वो नहीं होगा। इसको हमने फिर ऐसे करके इसके अंदर डाल देना है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसको आपने नहीं छेड़ना, ये बस एक दो चीज़ें आप देख लेंगे ना तो ये आप बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसको ना छेड़ें, जब तक वो एक साइड से कुक हो जाए, सेट हो जाए, एंड देन फिर बिल्कुल स्लाइटली। अच्छा, अब नरगिसी कोफ्ते की बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अगर पहले से भी कोफ्ते बना के रख लेते हैं ना, तो उसके बाद आपने उसको ग्रेवी के अंदर ही डालना है। और इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपके कोफ्ते 100% कुकड हों, क्योंकि आपने अभी इसको दम में भी कुक करना है उनको। ये जस्ट एक हमने इनकी कोटिंग जो है वो एक बाइंड करनी होती है एक्चुअली। तो ये वाले कबाब कोफ्ते हों या इवन अगर आप सिंपल शाही कोफ्ते बना रहे हैं सादे जो आप घर में बनते हैं, उनका भी यही प्रोसीजर है कि आप उनको एक बार ज़रा फ्राइंग हम इसलिए कर लेते हैं कि एक तो उस पर कलर बहुत अच्छा आ जाता है और वो अपनी शेप रिटेन होल्ड कर लेता है, शेप भी होल्ड कर लेता है। अब ये देखें ना, यहाँ पे भी हमारी ग्रेवी कुक हो रही है, लेकिन अभी भी कच्चेपन की एक खुशबू आ रही है। जैसे ही पक जाएगी तो हमें एक उसकी लुक जो है वो पता लग जाएगी। फिर उसके बाद हमने इसमें दही डालनी है और फिर उसको कुक करना है। फिर डालना है और उसके बाद फिर ये जस्ट, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि जब हमने इसमें नरगिसी कोफ्ते डालने तो उसके बाद हमने इसको जस्ट दम पे बिल्कुल स्लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है और ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप बीफ का कीमा यूज़ करें तो उसमें आप बेहतर है कि थोड़ा सा अगर आप पपाया पाउडर डाल लें, कच्चा पपीता जो होता है वो डाल लें, तो वो एक अच्छा उसमें आ जाता है। अब ये देखिए ना, टेक्निकली आपके कोफ्ते जो हैं वो एक तरह से रेडी ही हैं। अच्छा जी, अब मैं एक और तरीका ट्राई करूंगी डालने का। ये भी अब ये दैट्स इनफ। आपको आई थिंक 4 या 5 एक में आप उस तरह कर लें। मेरा पॉइंट ये है कि आप पहले से अगर चीज़ों को अपना रेडी कर लेते हैं ना जी, जैसे शाम को आपको पता है आपके गेस्ट आने हैं या नेक्स्ट डे आपके गेस्ट आने हैं, आपने कोफ्ते तैयार वाला कर लिए। प्रोसीजर एक दिन पहले कर लिया, ग्रेवी आप बनाए ऑन पॉइंट और आप जन उसी वक्त उसके भाई अंदर ग्रेवी भी बना के डब्बे में रख दो। हाँ जी, उस वक्त जब आपने उसको सर्व करना है, जितनी देर वो दम पे होगा उतनी देर तक अंदर तक वो ठंडा हो जाएगा, अंदर तक वो गर्म हो जाएगा। बिल्कुल। मेन चीज़ तो ये होती है ना कि जैसे अब 2 से 3 डिशेस बननी हो ना जिस वक्त, तो फिर उसमें बेहतर है कि आपके पास इस तरह की चीज़ हो तो एक दिन पहले वो आप आराम से रेडी करके रखें। बिल्कुल। ये देखिए, कोशिश करें इसमें कुछ बस क्रैक्स ना हो, तो बिल्कुल देखें आपके सामने फ्राई हो रहा है, कुछ भी ना टूट रहा है, ना कोई ऐसा इशू है इसमें। सिर्फ ये होता है कि सिर्फ एक बस आप मेथड अगर अच्छे से फॉलो कर लें, 1-2 टिप्स होती हैं तो उसके साथ आप बिल्कुल बेसिकली हमने चीज़ों को ना ऐसे से मैनेज करना है कि हमारी चीज़ें भी हो जाएं और एट द सेम टाइम हमारा टाइम का एलिमेंट जो है वो हमें बॉदर ना करे। क्योंकि देखिए सर्दियों में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीजनली आती हैं और वो चली जाती हैं। नरगिसी कोफ्ते एक ऐसी डिश है जो यूजुअली विंटर्स के अंदर, क्योंकि अंडा भी होता है, ये वो बॉयल्ड अंडों की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं इन दिस सीज़न। सो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। बात है सर्दियों की, अगर सौगात की बात करें तो ड्राई फ्रूट सबका बड़ा फेवरेट होता है। अच्छा, और ड्राई फ्रूट के साथ अगर आप बात करें तो एक चीज़ जो जिस तरह गर्मियों में आ जाते हैं आम, उसी तरह सीजन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ऑरेंजेस, किन्नू, माल्टे। अच्छा, ये मैं निकाल लूँ जी,
ये देखिए आपके नरगिसी कोफ्ते की शक्ल बेसिकली कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए अब आप जब इसको डालेंगे अंदर, अच्छा इसी तरह हमने अगर बीफ के या मटन के कोफ्ते बनाने हैं तो सेम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। आप उनको बहुत स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करेंगे और आपको बताया कि उसमें आप थोड़ा सा अगर डाल देंगे कचरी पाउडर होता है या जो कच्चा पपीता होता है तो वो बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल, तो ये हमने जैसे कि ये ऑप्शन हो गया। अच्छा एक और चीज़ व्यूअर्स जो मैंने आपको ज़रूर मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन के अंदर आई चीज़ रिसेंटली वो ये है कि हम लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर के खानों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मुझे पता है विंटर आता है तो यही होता है, हर बंदा जो है वो बाहर के खानों की तरफ जाता है, लेकिन फिर ये मत भूलें कि उसके नुकसानात भी हैं। जी बिल्कुल। एक तो आपका बजट आउट होता है, मैं कहती हूँ चले बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, बजट आपका जितना आउट हो जाता है ना, अगर हम ये कह भी लेंगे चलें हेल्दी ही आप ले रहे हैं, अदरवाइज देखें जो आपने आप कोई भी देखें लॉजिकल बात है, ऐसे ही आप घर में खाना बनाती हैं अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हैं, आप कोई प्रॉफिट सोच के नहीं बनाती। exactly. जब कोई बंदा रेस्टोरेंट में या इवन केटरिंग की बिजनेस में आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है तो ये सोचने की बात है कि उनको कोई फायदा हो रहा होगा पैसों का, तो वो आपका ऑर्डर ले रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर उनको फायदा हो रहा है तो वो कर रहे हैं, अगर उनको कोई फायदा नहीं है तो वो फिर आपके ऑप्शन के ऊपर क्यों जा रहे हैं? राइट बिल्कुल, ये एक सोचने का पॉइंट है। तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, बिल्कुल हाइजीन को हर चीज़ को अगर वो मेंटेन करें तब भी हर रोज़ या वीक में 3 से 4 बार बजट आउट, उसके अलावा आपको नहीं पता। अच्छा देन एक और चीज़, जैसे हमने अगर घर में ऑलिव ऑयल में खाना बनाना है या देसी घी में बनाना है, अब बड़ी दफ़ा आजकल बहुत ज़्यादा ना सरसों का साग मिल रहा था मार्केट में रेडीमेड, ओके, अब विद देसी घी, लेकिन वो विद देसी घी ये था कि एंड में ना जो तड़का लगाया जा रहा था ऊपर वो देसी घी लगाया जाता था, बाकी सारी का सारा जो ऑयल यूज हो रहा था वो उसके अंदर कनोला यूज हो रहा था। सो देखें आप घर पे अगर बनाते हैं सरसों का साग तो फिर आप मक्खन और सरसों के और फिर देसी घी के साथ बनाते हैं। बिल्कुल, वो पहले मक्खन घर में स्पेशल निकलता है घर का कि इसके साथ अब जो है वो हमने साग प्रिपेयर करना है और बनाना है। तो ये क्योंकि साग तो आपको पता है बनता ही वो सिर्फ घी से और मक्खन इसी से ही वो ब्लेंड होता है, इसी से ही उसकी जो एक स्मूथनेस और टेक्सचर आता है। तो ये चीज़ें जब हम अपने वो कहते हैं ना बिल्कुल घर पे करेंगे, दिल से करेंगे और कि अपनों ने खानी है ये सोच के करेंगे तो उसका फिर एक रिजल्ट ही टेस्ट अलग आएगा। इसका बस हम दही डाल देंगे, डाल दूँ जी, पानी खुश्क हो गया, टमाटर सारे डाल देंगे, सारी दही अब हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए ना जितनी देर में एक्चुअली हमारे नरगिसी कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे उतनी देर में हमारी ये ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। मतलब अब देखें ना दही डालने के बाद कोई 5 मिनट्स के लिए हम इसको कुक करेंगे, इसका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा और आपकी ग्रेवी अब तैयार है। बिल्कुल, अब इसमें फ्राई हो गए हैं वो हम इसमें डाल के दम पे थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अच्छा, हम इनको सर्व करें जीरा राइस के साथ। जीरा राइस आप चाहें तो रोटी चपाती जिस तरह से भी आपको पसंद है उसके साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हम बाकी के जो ये कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं इनको ज़रा आगे पीछे करते हैं और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि हम सर्दियों और सर्दियों की सौगात की बात कर रहे हैं। तो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी ज़ैनब गोंदल और किन्नू ऑरेंज, किन्नू माल्टा मौसमी, इससे रिलेटेड बात करेंगे। कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और खाने और लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कैसे कारआमद रहता है, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था बात तो हमने ऑरेंज की पहननी है, लेकिन बन के ये पेयर आ गई हैं, कुछ समझ नहीं मुझे आई। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब गोंदल। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा दोनों को आज लिंक भी कर दूंगी ना। हाँ, हमारे को मिक्स करके शायद कुछ और उसको शायद कुछ निकाल मैं स्ट्रॉबेरी बन गई, आप कुछ गुआवा टाइप, गुआवा, हाँ अमरूद टाइप हरा बन के आ गई। लेकिन बात हमने ऑरेंज की करनी थी, जिसका कलर भी ऑरेंज है और नाम भी ऑरेंज है। अच्छा, ऑरेंज की बात एक मैं ज़रूर कहूँगी ज़ैनब, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई ऑरेंज जो है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। कोविड आया, दीवाने हो गए सारे, किन्नू किन्नू किन्नू, मतलब आउट ऑफ सीज़न भी किन्नू खाने, इन सीज़न भी किन्नू खाना है। वो जो फ्रीज़र वाले किन्नू होते हैं वो भी लोगों ने खाने शुरू कर दिए। अच्छा, फिर लोगों ने इतना किन्नू का उस ज़माने में इस्तेमाल किया कि एक्चुअली किन्नू जो है वो मार्केट में ही नहीं अवेलेबल होते थे। अगर आपको याद हो किन्नू, माल्टे, मौसमी वगैरह सब गायब हो गया, राइट। अब सीजन है किन्नुओं का, अवेलेबल है मार्केट में, और मुझे हैरत होती है कि लोग उस तरह से अब किन्नू इस्तेमाल नहीं कर रहे। किन्नू, माल्टा सब हाँ। और लेकिन अभी हमारा जो है ना एक प्रॉब्लम है,
हमारे जब सर पे पड़ती है ना तब हम सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सर पे से वो एक प्रॉब्लम थोड़ी सी साइड पे होती है ना, हम उसको एड्रेस करना ही छोड़ देते हैं। हालांकि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिर्फ विटामिन सी ही नहीं है ऑरेंज में, इसमें और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ साथ हमारी आँखों से लेके, हमारे गुर्दों से, हमारे दिल की बीमारियों से लेके हर बीमारी को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमने अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स जो है उनको मीट करना है। लोगों को ये आसान लगता है कि उनको गोली दे दी जाए विटामिन्स की और मिनरल्स की, वो खा लें बजाय कि उनको ऑरेंज या कुछ और खाना पड़े। लेकिन इसमें कुछ गलती देखें आप, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट की, बिल्कुल है। डाइटिशियंस की, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की है बिल्कुल देखिए, है। आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी जी। हैं। क्या ये आप डिनाई कर सकती हैं कि कोई अभी भी, पहले क्या, अभी भी कॉन्स्टेंटली ये चीज़ एडवर्टाइज हो रही होती है कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, मल्टीविटामिन आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आप मल्टीविटामिन खाएंगे तो आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सेहत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और ये चीज़ इंडोर्स कौन करता है? न्यूट्रिशनिस्ट अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अपने इंस्टाग्राम्स पे, अपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे और टीवी पे भी जाके यही बात होती है। इसी प्रोग्राम पे बैठ के कितने लोग कह चुके हैं कि भाई आप डेली अगर कॉड लिवर ऑयल ले लें, अगर आप फलां चीज़ ले लें, आप फलां चीज़ ले लें, तो गोलियाँ तो आप लोग खुद कहते हैं लेने के लिए। अच्छा, गोलियां खानी है, लेकिन गोलियां खाने का मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा से अपने फेलो न्यूट्रिशनिस्ट से, चलें अपने आप को भी मैं उसी में डालती हूँ, मुझे अपने से भी ये गिला रहता है कि जब हमारे पास एक पेशेंट आता है ना तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अगले महीने जब आएगा ना हमारे पास, हम ये बातें उसको तब बताएंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ सीखी है ओवर द ईयर्स कि आपके पास जब एक पेशेंट आ जाता है ना, आप उसको ए से जी तक सब बता के, सब समझा के भेजो कि अगर वो नेक्स्ट मंथ नहीं भी आता तो वो अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सके, इतना केपेबल वो हो जाए। अब जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की मैं बात कर रही हूँ, अब मेरे पास एक औरत आई है जो कि डेफिशिएंट है बहुत सारी चीज़ों में। अब मैंने ऑफ कोर्स उसको डाइट भी करानी है, मल्टीविटामिन्स भी उसकी डाइट में ऐड ऑन कराने हैं, लेकिन मुझे उसको साथ ये भी बताना है कि एवरी 3 मंथ्स के बाद तुमने कम अज़ कम 2 to 3 वीक्स का गैप देना है इन विटामिन्स में। चाहे मैं उनको विटामिन डी स्टार्ट करा रही हूँ, आयरन के सप्लीमेंट स्टार्ट करा रही हूँ, हम कुछ भी करा रहे हैं ना, एक तो हमें उन्हें कॉम्बिनेशन समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। वो आयरन लेते चले जाते हैं, आयरन बॉडी से एक्सक्रीट होता जाता है। आयरन लेते चले जाते हैं और सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं कि 90% लोग, जो इतनी हैरान कुन बात है, और बाय द वे व्यूअर्स इसमें से मैं भी एक रह चुकी हूँ। यस, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा आयरन डिफिशेंट हुई प्रेगनेंसी में, बिल्कुल आइडिया नहीं था, डॉक्टर ने आयरन दिया। अच्छा, जब वो गोली खाती थी तो मुझे अजीब सी तबीयत ख़राब होती थी, तो किसी ने मुझे बड़ा प्यारा मशवरा दिया कि दूध के साथ लिया करो, तुम्हें नौजिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। हाँ जी। लो जी, दूध के साथ लिया, लेती चली गई। कोई 1-1.5 महीना गुजरा, डॉक्टर के पास वापस गई, डॉक्टर ने टेस्ट किए तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो आयरन और कम हुआ है, ये क्या हुआ है, तुम ले नहीं रही। मैंने कहा ले रही हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि कैसे ले रही हो गोलियाँ, फिर मैंने उनको बताया तो डॉक्टर दंग रह गई, कहती है जुगन तुम पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा जी। कहती है आयरन को कैल्शियम के साथ लेना दोनों चीज़ों को गटर में डालने वाली बात है, दोनों चीज़ों को। यस, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस चीज़ को कैसे लेना है। अब अगर पेशेंट अक्सर क्या करता है कि वो 3 से 4 गोलियां अगर डॉक्टर ने उसको दी है ना, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, एक सुबह लेनी है, 2 दोपहर में लेनी है, एक रात में लेनी है, वो क्या करेंगे जी मैं भूल जाती हूँ, वो चारों गोलियां एक साथ ले लेते हैं और चारों गोलियों का ही असर नहीं होता। सेम इज़ द केस जब ऑरेंज की अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं तो, और ऊपर से आप चाय पी लेते हो, तो वो ना चाय का आपको कोई फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही विटामिन सी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और जानी जब हम लाइक किन्नू खाने का या माल्टा खाने का, मौसमी खाने का जो एक तरीका होता था, जब हम व्हेन आई वाज यंगर, वो बड़ा सिंपल होता था कि हम लोग धूप में बैठ के धूप सेक रहे होते थे और किन्नू खा रहे होते थे। बिल्कुल, उसके साथ कोई चाय नहीं पी रहा होता था। और लॉजिकली व्यूअर्स अगर आप देखें तो एक खट्टी चीज़ के साथ दूध वाली चीज़ का सेंस भी नहीं बनती। अल्लाह ताला का भी यही निज़ाम है कि किन्नू के साथ आप दूध नहीं पीते, किन्नू का मिल्क शेक नहीं बनता। यस, लेकिन हम बना सकते हैं ना, जैसे हमने ऊपर चाट मसाले भी डाल लेने हैं, हमने ऊपर नमक, मिर्चें, चीनी, इवन मैंने लोगों को देखा है कि ऑरेंज के ऊपर लगा के अपने बच्चों शीरा को बना लेते हैं और वो शीरे को ऊपर से पोर कर देते हैं। जिस तरह स्ट्रॉबेरी खट्टी हो तो क्या करते हैं लोग कि शीरा सा एक बना लेते हैं, उसको ठंडा करके उसके ऊपर से डाल देते हैं, मिठास आ जाती है। लो जी, फल का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। बिल्कुल। अब जैसे अगर मैं एक ऑरेंज की बात करूं, एक नॉर्मल ऑरेंज में तकरीबन 60 कैलोरीज हैं, ठीक है। अब आपने जब उसके ऊपर चीनी डाली है भर भर के, तो उसकी कैलोरीज अब टोटली डिपेंड करेंगी कि आपने कितनी चीनी डाली है। वो 200-300 कैलोरी का आपने एक ऑरेंज ही खा लिया है,
तो बाकी पूरा दिन आप अपनी शुगर क्या नहीं खाने वाले, कहाँ से आप उसकी चीज़ों को ठीक करोगे? उसी ऑरेंज के अंदर आपका डेली रिक्वायरमेंट में जितना आपको विटामिन सी चाहिए, ऑलमोस्ट एक ह्यूमन बॉडी को 70 to 80 मिलीग्राम्स में चाहिए, जो कि एक ऑरेंज में तकरीबन 50 to 60 के दरमियान मौजूद होता है। अब आपने उसको चीनी से, मसालों से रिप्लेस कर दिया, अब उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ठीक नहीं होती, उसमें हिंड्रेंस आती है। अच्छा, हाँ जी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे बड़ी कंसर्न करती है ऑरेंजेस के बारे में, कि हम लोगों का ऑरेंज को इस्तेमाल करने का तरीका भी बड़ा ऑड है, जबकि Yes. किन्नू बीज से लेके एक्सटर्नल छिलके तक हर उसका जो Part लेयर है, है, use हो पार्ट सकता है। है, वो इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हम बीज की बात करें जी। तो पेट अगर आपका बच्चे का चला हुआ हो और डायरिया हो तो कहते हैं कि कुछ 7 बीज या 6 बीज या 5 बीज कुछ बीज आप बिल्कुल, किन्नू दो तो के उसको खिला- फर्क पड़ जाता है। तो बिल्कुल। उसका ऑलमोस्ट लाइक एक गोली की तरह, जिस तरह वो दवाई की इमोडियम टाइप इस तरह की गोलियां आप लेते हो अपने जी। पेट को रोकने के लिए, तो वो बड़ी कारआमद रहती है। उसके अंदर जो फाइबर है सफेद बिल्कुल। सफेद, उसका अपना फायदा, जुगन उसका अभी वो तो हमने खाने नहीं, हमने फेंक देना है। अच्छा वो भी छील क्यों देते हैं। खाएं हम तो नहीं खा रहे, हम तो ऑरेंज को बिल्कुल साफ करके उसकी एक एक लेयर को उतार के खाएंगे। जिस फाइबर ने आपकी बॉडी में जाके आपको कैंसर से बचाना है, जिस ऑरेंज ने आपको इतना फाइबर देना है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीट हो सके, आपके दिल के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। बहुत सारे पेशेंट्स में ये रिसर्चेज में देखा गया है कि उनके जो दिल के वॉल बंद हो जाते हैं और डॉक्टर ने उनको स्टेंट का रिकमेंड किया हुआ होता है, अगर वो ऑरेंजेस विद फाइबर वो वाइट वाला खाना शुरू करते हैं फॉर द पीरियड, कुछ टाइम है 6 से 7 माह है, अगर आप वो लेते हो तो आप दिल के बीमारियों से भी बच जाते हो। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप उनको नहीं समझोगे और आप उनको उतारोगे, अपने ऑरेंज को डालोगे, उसका जूस बनाओगे और आप उसको पी लोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने लिटरली लोगों को देखा है कि ऑरेंज जूस अगर आप खा रहे हो, एक इंसान हो, आप एक टाइम पे कितने ऑरेंज खा सकती हैं? 2, मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा 1 किन्नू भी खा लो हाँ, तो फुल हो जाते हो तो आप। बंदा फुल हो जाता है। हाँ। हाँ, लेकिन अगर आप उसके अंदर से हर चीज़ उतार के खाएंगे, जैसे अब आप फाइबर भी उतार देते हैं और सिर्फ अंदर का हिस्सा कट करके ऑलमोस्ट खाते हैं लोग। मैंने तो ये देखा है कि लोग लिटरली ऊपर से उतार के ना उसका पूरा जो छिलका है वो रिमूव करेंगे और अंदर से वो जो सिर्फ पार्टिकल्स रह जाते हैं वो खा रहे वो होते हैं। खा रहे होते हैं। तो आप उसकी जगह 2 ऑरेंज खा लोगे, 3 खा लोगे। लेकिन जब आप ऑरेंज जूस बनाते हो ना, तो एक ऑरेंज जूस का ग्लास बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 ऑरेंजेस जो है वो डालने पड़ेंगे, जिसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप उसकी जो शुगर है ना उसको इनटेक करी जा रहे हो। और सबसे ज़्यादा लोग सुबह के टाइम किन्नू का जूस पीते हैं, या माल्टे का जूस, या मौसम्मी का जूस, या वो लाल वाला भी आता है तो उसको मिक्स कर लेते हैं, ग्रेप फ्रूट भी सब कुछ इसी में ही कर रहे हैं। इसी में मिक्स करके जूस पी लेते हैं। अब वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, आप उस चीज़ को ले क्यों रहे हैं? टेस्ट के लिए या न्यूट्रिशन के लिए? बिल्कुल। टेस्ट और न्यूट्रिशन आपको दोनों मिलती है जब आप पूरी चीज़ खाते हैं। जब आप सिर्फ उसका जूस निकालते हैं तो फिर आपको सिर्फ उसका जायका आ रहा है, आपको उसका टेस्ट कोई उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा उस तरह से। ऑरेंज उन फ्रूट्स में से है जिनको हम सब मना करते हैं कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपने नहीं लेना। इसलिए नहीं लेना क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे IBS जो है ना वो ट्रिगर हो सकता है, डायरिया हो जाता है, तेजाबियत हो जाती है, एसिडिटी बहुत सारे लोगों में आती है, रिफ्लक्स जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऑरेंज खाने का बेस्ट टाइम क्या है। अब बेस्ट टाइम ये है कि आपने दोपहर को, जैसे आप कह रही थी कि हमने धूप में बैठ के खाते थे, आप दोपहर में धूप में बैठो, मिलती है तो वेल एंड गुड, आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है, आपको पोटेशियम मिल रहा है, इवन कैल्शियम तक जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। आपने अपने डेली रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत हद तक ऑरेंज खाने से ही आप पूरे कर सकते हो। लेकिन आप अगर इस पर अपनी लवाजमात और चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो फिर मैं नहीं बता सकती कि उसके क्या क्या नुकसान आपकी बॉडी जो है वो ले सकती है। अब बहुत सारे लोगों को जिनको नौजिया ट्रिगर हो रहा होता है, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हो किस लिए रहा है, तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो रही होती है, वॉमिटिंग, इवन इस सीज़न में बहुत सारे लोग जो है वो उस चीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं। आप डेली बेसिस पे अगर ऑरेंज खाना शुरू कर देते हो तो आपका पेट वैसे ही सेटल हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, अगर वो भी ऑरेंज को खाते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप एक ऑरेंज खा लेते हो ना तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन सर्दियों के लिए सॉर्टेड है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुगर के जो मरीज हैं, अच्छा अब स्पेसिफिक लोगों की तरफ हम ब्रेक के बाद जाएंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ, देखिए व्यूअर्स, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन है किन्नू, माल्टा, व्हाटएवर, ऑरेंज।
ऑरेंज की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि आप कितनी भी हाई डोज ले लें, आपका जिस्म जितना उसको चाहिए वो जज़ब करेगा और बाकी आपके यूरिन में वो खारिज हो जाएगा, बिल्कुल। वो निकल जाएगा बाहर। सो जब आप इतना इतना थोक के हिसाब से कि ओ मैं अपने आप को इम्यूनिटी बूस्टर जूस थे इम्यूनिटी बूस्टर वो कर रही हूँ, ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि जितनी आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप ले भी लेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा। द पॉइंट इज़ कि डेली रेगुलरली आपने यूज़ करना है। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेरे पास एक लिस्ट है ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंजेस। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हम ज़ैनब से जानेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो क्या करें, क्या प्रेग्नेंट औरतें इसको इस्तेमाल Skin कर के सकें। बारे में बात स्किन करेंगे। के बारे में भी बात करेंगे, लगाने के भी और खाने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और छिलका, एक्चुअली किन्नू के छिलके जो आपका ऑरेंज का छिलका है, ऑरेंज राइंड जो होती है उसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज एज यू नो हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल हैं। ज़ैनब से हम बात कर रहे हैं ऑरेंजेस यानी कि किन्नू, माल्टा, मौसमी, वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स के ऑरेंजेस। जिस तरह आम डिफरेंट फॉर्म के आते हैं गर्मियों में, उसी तरह किन्नू के मतलब ऑरेंज के भी बहुत से फॉर्म्स आते हैं। ऑरेंज आपकी इम्यूनिटी का बूस्टर तो है ही है, लेकिन आपके दिल के लिए भी बहुत कारआमद रहता है, कैंसर के ख़तरे को कम करता है और कैंसर पेशेंट्स के लिए एक रिकमेंडेड चीज़ होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। ऑरेंजेस स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जो जिल्द है उसके लिए ये बहुत एक बेहतरीन चीज़ है। और ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी ऑरेंजेस मैनेज करते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ ब्लड प्रेशर एज वेल, यानी कि आप अगर देखें तो पावर हाउस है। अच्छा, इसमें मौजूद ऑरेंजेस हमारे खून में जो मतलब शुगर लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करने में, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमें मदद करता है। फिर आपकी आंखों के लिए बड़ा बेहतरीन है, आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन ये सब अब मैं पूरे के पूरे फ्रूट की बात कर रही हूँ। फ्रूट जिस तरह खाना चाहिए उसकी बात कर रही हूँ, जूस की बात नहीं कर रही। तो ये बात सुन के फ़ौरन ऑरेंज जूस ना निकलवाना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। वेट लॉस में बड़ा यूज़फुल है ऑरेंज जूस, आपका वेट गेन कराएगा, ऑरेंज खाना आपका वेट कम कराएगा। उसके अलावा ऑरेंज पील, जिसकी अभी हमें गाइडेंस देंगी, ऑरेंज के बेहतरीन सीरम्स भी बनते हैं जो बालों के लिए, चेहरे के लिए, फुल बॉडी के लिए बड़े बेहतरीन है। और मज़े मज़े की डिशेस भी बनती हैं ऑरेंजेस से, जैसे जूस तो चले अपनी जगह हो गया, सलाद में डलता है, जैम्स में इस्तेमाल होता है, मामलेट के फॉर्म में, कस्टर्ड में यूज़ होता है, आइसक्रीम में, केक्स में, हज़ार तरीके से ऑरेंज का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्योर फॉर्म में इज़ द बेस्ट फॉर्म। जी ज़ैनब, प्रेगनेंसी में मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले, फिर मैं आगे चलती हूँ। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हम क्लेफ्ट पैलेट्स कहते हैं, जिसमें ज़ुबान जो है वो नीचे से जो है वो जुड़ी हुई होती है, या होंठों में जो कट्स आ जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में अपने विटामिन सी का इंटेक पूरा रखते हो या एक ऑरेंज डेली बेसिस पे खाते हो तो आपका बच्चा इन बहुत सारे डिफेक्ट्स से बच सकता है। उसकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, शार्पन हो जाती है। अगर आप अपनी स्किन की बात करो तो आपकी किसी भी एज में, अच्छा क्लिनिक में ना बहुत सारी औरतें जब आती है ना तो कईयों को देख के तो स्किन इतनी खुश हो जाता है दिल की, यार स्किन बहुत खूबसूरत लग रही है और बड़ी अच्छी लग रही है। इवन उनकी जब वो एज मुझे बताती है ना लिखने के लिए, तो मैं 2 दफ़ा उनका मुंह देखती हूँ कि यार इतना यंग आप कैसे लग सकते हो, कि मतलब इतनी स्मार्टनेस, और फेस से ही पता लग रहा होता है कि यंग और ग्लोइंग स्किन है। अब यंग और ग्लोइंग स्किन ऑफ कोर्स ठीक है, हम कह सकते हैं कि अच्छा जी ये आपके स्टैटिक प्रोसीजर्स को मैं एक साइड पे भी कर दूं, लेकिन आपकी जो डाइट है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। आपको एंटी एजिंग की तरफ अगर जाना है तो आपको ऑरेंज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कोलेजन होता है ये उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब कोलेजन का क्या काम है, आपकी जो स्किन है वो एक टाइम के बाद ढलकना शुरू हो जाती है। मैं एक्सप्लेन करूँ क्योंकि रिसेंटली मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने कहा ये मेरा मुंह जो है वो वैसा नहीं लगता जैसे पहले लगता है। तो सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर आमना राज ने कहा जुगन उम्र का तकाजा। मेरा तो मैदा ही सड़ गया, मैं रोने वाली हो गई। मैं तो भी 16 साल की हूँ। अब ये हमारी न्यूट्रिशन और डाइटिशियन है शो की, व्यूअर्स आप देख लें क्योंकि क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है हमें नहीं समझ आ रही। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अंदर से अगर आप यंग हो ना तो आपकी एज मैटर नहीं करती। मैं अपनी कहानी सुना दूं? वो आप बाद में सुनाइएगा, मैं आपकी एज पे बात कर लूँ। आप जितना एक्टिव रहते हो, आप जितने काम करते हो, वो 16 साल का यंग बच्चा या लड़की ही कर सकता है। डन। लेकिन क्योंकि मैं अपनी वो जब वो हम अपनी फिटनेस लेवल और अपनी वो एज चेक करते हैं ना जिम के अंदर जाके आपके पूरे टेस्ट होते हैं, तो मेरी उसके हिसाब से 27 साल है बॉडी एज। सी लेकिन असल एज चेहरा, यस चेहरा
देखिए आप फिजिकली कितने भी फिट हो जाए, एट सम पॉइंट मुंह पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। रिंकल्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम अपनी स्किन के केयर नहीं करते व्यूअर्स, लेकिन इसलिए भी आते हैं क्योंकि अंदर जो मांस होता है ना, बिल्कुल अंदर का जो मटेरियल होता है वो कम हो जाता है। अब फेस के अंदर ऑब्वियसली मसल्स भी हैं, स्किन है, वेन्स हैं, 100 चीज़ें। लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन के नीचे जो लेयर होता है फेस की स्किन के नीचे वो फैट होता है। कुछ तो फैट होता है लेकिन उसके साथ कोलेजन होता है। ये वो कोलेजन है जो आपको मिलता है हड्डियों की यखनी से, यस मटन से, बीफ से। जब हम पाए खाते हैं वो जो स्टिकी मटेरियल होता है बिल्कुल उसके अंदर आपको कोलेजन का अच्छा मिकदार मिलता है। इसलिए आजकल हर कोई बोन ब्रॉथ की तरफ जा रहा है, यखनी की तरफ जा रहा है कि जी यखनी पिए, चिकन की नहीं, मटन की या बीफ की। जब वो आपकी स्किन में कम होना शुरू हो जाता है, अब देखें ना, ये एक चीज़ है, ये इस तरह रैप हुई हुई है, ये अभी इस वक्त बड़ी फर्म तरीके से बिल्कुल पकी है, खिंची हुई है। अब जब इसके अंदर से ये मटेरियल खत्म हो जाएगा तो ये ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल तो बेसिकली आपके मुंह को ये हो जाता है, ट्रू आपका मुंह ना टिश्यू की तरह फुस्सा हो जाता है। तो आपने करना ये है कि कोलेजन ख़त्म या तो नहीं होने देना या फिर वो मामलात करने हैं जिससे आपका कोलेजन बिल्डअप हो। बिल्कुल जी, अब कोलेजन ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि आपके बालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो इसके पता नहीं वेरियस रीजंस हो सकते हैं, मैं ऑयलिंग करूँ ये वो, लेकिन अगर आपका कोलेजन ही कम है या अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपकी स्किन और आपके बाल कभी भी अच्छे नहीं लग सकते। अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो वो कोलेजन इलास्टिसिटी जो है आपकी स्किन में, बालों में, वो बिल्ड होती ही रहेगी। तो आप डेली बेसिस पे खाओ। इतने महंगे सिरम्स और उनकी तरफ जाने से अच्छा नहीं कि आप डेली एक ऑरेंज खा लो, सेहत भी अच्छी, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है। अब वेट लॉस के लिए लोग जो है ना, जब डाइट प्लान्स लेने आते हैं ना सर्दियों में, जैसे पिछले कोई 2-3 माह से हम चल रहे हैं विंटर्स का ही करते कराते, क्योंकि हम बड़ा पहले प्लान करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने पेशेंट से बड़ी सेटिस्फाइड हूँ कि वो सोचते हैं पहले कि अच्छा यार विंटर्स में हमने कम करना है। तो उसमें मज़े की बात ये है कि वो आके ये कहते हैं कि ऑरेंज को ना हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करें। तो मैं उन्हें अक्सर ये कहती हूँ कि जिस टाइम पूरे दिन में भूख लग रही है ना, आपने बजाय स्नैकिंग करने के, सोचने के कि बाहर से क्या खाऊं क्या करूं, एक ऑरेंज ले लो, उसको पील करके अपने पास रखो और उसकी एक एक जो वो होती है ना पार्ट, फाड़ी, उसको अलग अलग करके खाओ और आपने आधे घंटे के अंदर वो एक ऑरेंज ख़त्म करना है। आपकी लिटरली 4 से 5 घंटों के लिए भूख सेटिस्फाइड। आपको पता है हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी, माइंडफुल ईटिंग। यस। हम एक्चुअली व्यूअर्स खाना खाते नहीं हैं, हम सिर्फ उसको निगलते हैं। लोग आधा आधा किन्नू मुंह में इकट्ठा रख के खा आधा लेते किलो हैं। मुंह में रख के चबा के दो दफ़ा चबाया और कर लिया। व्यूअर्स, एक एक चीज़ खाने की आपको एटलीस्ट 30 to 32, जितने दांत है ना, 32 दफ़ा हर बाइट को चबाना चाहिए। ट्रू। हम क्या करते हैं, हम एज इट इज़ उसको अंदर ले जाते हैं। दांत इसलिए बने हुए हैं ताकि आप चबा के खाना खाएं, यस, ताकि आपके निज़ाम हज़म, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतने मोटे मोटे पीस जो हैं उसको हज़म ना करने पड़े। आप चबाएंगे, वो नरम होके आपके अंदर जाएगा, उसके बाद आपका पेट। इसीलिए तो आजकल इतने ज़्यादा लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन का मसला है या डायरिया का। उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहीं से ट्रिगर होते हैं। मोटापा जो है आपका वो बेसिक शुरू ही इस रीज़न की वजह से होता है। अगर आप इमेजिन करो, आपने एक बाइट खाई है, 32 टाइम्स आपने उसको च्यू किया है, जहाँ आपने 2 रोटी खानी होगी आप वहाँ एक ही खाओगे, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, उसे ये पता होगा कि मैंने ये इतना खा लिया है और अब इससे ज़्यादा नहीं खाना। च्यू करके आप भेजोगे, आपके स्टमक को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतना HCl उसको रिलीज नहीं करना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए। आपके पैंक्रियाज को, आपके लिवर को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में जाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ना बॉडी में डिपॉजिट होगा, ना फैट्स बनेंगे और ना ही आपका वेट गेन होगा। सो बात ये है कि व्यूअर सिर्फ खाना नहीं है, खाने का तरीका भी है। यस, इसीलिए इतनी दुनिया मल्टीविटामिन की तरफ चली गई है, क्योंकि उनको लगता है कि हम गोली खा लेंगे तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। बात ये है कि व्यूअर्स, आप जो खा रहे हैं कम से कम वो तो अब्जॉर्ब कर लें। True. जो खुराक ले रहे हैं उसका तो फायदा ले लें। बिल्कुल। देखिए, सिंथेटिक आर्टिफिशियल का कभी भी वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको नेचुरल का मिलेगा। ट्रू, ऐसे ही है। अब जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ कितने को बैठ के मल्टीविटामिन्स फक रही होती थी। लेकिन अगर किसी के घर में आज भी नानो दादो हैं तो वो आपसे ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं ये शर्त लगा के कह सकती हूँ। मेरी दादो मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब मुझे अक्सर होता है कि अच्छा यार बस
लेकिन वो इतनी एक्टिव है कि वो बैठ ही नहीं रही होती, उनको अपने खाने पीने का इतना ख्याल होता है। अच्छा अब ये टाइम हो गया, इसके बाद मैंने मीठा नहीं खाना, और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि हम आज ये साइंस पढ़ने के बाद बातें कर रहे हैं और उन्हें ऑलरेडी पता है कि अच्छा जी रात के 8 बजे के बाद मैंने मीठा नहीं खाना, मैंने अपने दांतों में जो है वो दूध लगा नहीं रहने देना, मैंने विटामिन सी, जैसे ऑरेंजेस आप खा रहे हो, ऑरेंज खाने के बाद हमेशा कुली ज़रूर किया करें, क्योंकि वो दांतों पे जो है ना आपके स्टेन लगे रह जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं और आपके दांत इरोड भी होने शुरू हो जाते हैं। सो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को ऑरेंज के पॉइंट ऑफ व्यू, ओए ऑरेंज पील की हमने बात करनी थी, कुछ छिलके की, तो जल्दी से छिलके का भी बता दो। छिलके की अगर क्योंकि हम तो बीज की भी बात कर ली, अंदर की भी बात कर ली, फाइबर की भी बात कर ली, ऑरेंज पील की बात करके फिर कंक्लूड। ऑरेंज पील कैन बी योर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड। अगर आप देखो तो वाहिद एक ऐसा फ्रूट है जिसका टेक्सचर आपकी स्किन से मैच करता है, वो वैसे ही ब्रीथ करता है जैसे आप कर रहे होते हो। आप सिंपल इसका पाउडर जो है वो बना के रख सकते हो, जिसको आप अपने फेस मास्क में, अपने फेस स्क्रब्स में यूज़ कर सकते हो। करना क्या है, आपने ऑरेंज जब भी पील करो उसको उतार के रख लो। एक तो डायरेक्टली भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो उसका वाइट वाला पार्ट है आप उसको स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता से रब करना है, या कोई सा स्क्रब लगा के आप उसको ऊपर इससे जो है वो मसाज कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप इसके जो है ना वो छोटे छोटे स्लाइसेस करके किसी ट्रे में ऊपर से कोई भी कपड़ा देके ढांप के रख दो, धूप में नहीं सुखाना। धूप में रखोगे तो विटामिन सी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। आपने उसको ऊपर से ढांप के रख लेना है उस ट्रे को। जैसे ही वो ड्राई होना शुरू हो जाए आप उसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड करो। आप इस पाउडर को साल 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप राइट टेम्परेचर में उसको रखो तो। जब फेस पे कोई मास्क लगा रहे हो आप उसके अंदर इसको ऐड ऑन कर सकते हो। ये आपकी स्किन को यंग, यूथफुल, जवान और इवन ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके टोनर्स जो हैं वो भी हम बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, पानी बॉईल करना रखें, अच्छे से जब वो बॉईल हो जाए उसको स्टेन रिमूव कर दें अपने स्टोव से। उसके अंदर अपने जो ऑरेंज का छिलका है और अपना जो लीमू का छिलका है वो आप इसके अंदर डाल दें, ऊपर से कवर करके रखो। थोड़ी देर बाद जब उसका कलर चेंज हो जाए, वो ठंडा हो चुका होगा, आपने उसको लेकिन कवर ऊपर से प्लीज़ रखना है, ऊपर से ये नहीं करना कि छोड़ देना, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाएगा। आप अपनी उसको किसी भी स्प्रे बॉटल में निकाल लो, डेली बेसिस पे उसको स्प्रे करो, यू आर गुड टू गो। यू आर गुड टू गो। द पॉइंट इज व्यूअर्स, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीकों से चीज़ें करें तो वो बेहतर ऑप्शन होता है। केमिकल, एलोपैथिक, गोलियाँ शोलियाँ 100 गुना बेहतर है कि मुंह से चीज़ को कंज्यूम करें और उन चीज़ों की तरफ रिवर्ट करें जिनकी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा रिवर्ट कर चुका है। हम लोग जो है उस तरफ नहीं आ रहे। पूरी दुनिया जो है प्योरली ऑर्गेनिक और नेचुरल की तरफ जा रही है। वो कह रहे हैं छोड़ो गोलियां लेना, हर चीज़ नेचुरल तरीके से कंज्यूम करो, मुंह से खाओ, चबा के खाओ, माइंडफुल ईटिंग करो, हर निवाले के बारे में सोचो जब खा रहे हो। एक तो खाओगे भी कम, अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, आपका माइंड भी फोकस्ड होगा और एटलीस्ट आप इंसानों की तरह खाना खाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं। ऐसे ही है। सो थैंक यू सो मच सैन। You're welcome. आई नो आपके पास अभी और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ऐसे ही है। बातें ख़त्म नहीं होंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बचाना है हमें। Done. तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमारे साथ 2 बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। दोनों से इंडिविजुअली हम बात करेंगे और उनकी जो यूनिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एक बड़ी ही ब्रिलियंट और यूनिक पर्सनालिटी ने। वैसे तो हर इंसान अपने राइट में यूनिक होता है, हम सब के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है, और अगर हमारे अंदर कोई यूनिक टैलेंट हो और हम उसको पहचान लें और फिर उसको आगे लेके चलें तो हम अपने पैशन को अपना सिर्फ शौक़ नहीं बल्कि अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ दैट हमारे सामने बैठी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे पहली पीजी पायलट इंस्ट्रक्टर, यानी कि पैराग्लाइडर पायलट इंस्ट्रक्टर। आपकी एक्सपर्टीज़ वैसे तो बहुत से एरियाज़ में उससे रिलेटेड बात भी करेंगे, और अपना ख़ुद भी आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं जहाँ पे बहुत से लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन भी कर रही हैं और साथ में एक स्किल्ड बाइक राइडर भी हैं। तो हमारे साथ हमारा किरण है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप हमारा? जी बिल्कुल ठीक। हमारा जी, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? पर्सनैलिटी थोड़ी आपकी शाय सी है, और पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स, यूजुअली शाय लोग उस तरफ नहीं निकलते, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? असल में मुझे शुरू से स्टार्ट से ही ना कुछ मुनफरिद करने का शौक़ था और एडवेंचर का काफ़ी शौक़ था। तो जब मैं परिंदों को देखती थी हवाओं में उड़ते हुए तो मुझे ये देख के लगता था कि कितना ही अच्छा हो कि मैं भी ना
परिंदों की तरह हवा में उड़ूं। तो जो परिंदों को देखते देखते मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और ये जब मैंने ये पैराग्लाइडिंग मैंने देखी, हमारे साइड पे पैराग्लाइडिंग के पहले फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते थे, तो जब मैंने उनको एरिया, हाँ ये हरीपुर साइड साइड पे, तो वहाँ पर आज से, और मैं आपको बताती चलूँ कि आज से 16 साल पहले मैंने ये पैराग्लाइडिंग का आगाज़ किया। जब तक वो उस दौर में जब कोई फ़ीमेल का एडवेंचर तो क्या, बाहर निकलना भी इतना मुश्किल होता था। और आपको पता है कि जैसा कि एक हमारा कल्चर है उसमें फ़ीमेल्स को बाहर निकलना ज़रा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दौर में ये सोचना और एक एडवेंचर, एक एक्सट्रीम स्पोर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो तब मैंने इसका आगाज़ किया, और ना कि मैं सिर्फ पैराग्लाइडिंग ही नहीं, इसके अलावा तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसमें वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। लेकिन मेरी जान, पहला कदम कैसे उठाया? उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो ही गया होगा, लेकिन बात ये कि जिस तरह पहली जो मैंने मॉडलिंग शूट की वो किस मुश्किल से की, कितनी मिन्नतें तरले करके की, घर पे कितने स्यापे डाल के की, वो मुझे पता है। तो आपका पहला एक्सपीरियंस, देखो कहना कि मैंने ये करना है, जी, हवाओं में उड़ने का किसको नहीं शौक मेरी जान? बिल्कुल, मुझे भी है, आपको भी है। कोई जहाज से करता है, कोई किसी और तरीके से करता है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी की रियलिटी बनाने ना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत वो पहला कदम कैसे उठाया? वो पहला कदम रोध होके ही उठाया था। मुझे लग रहा था कि ये मेरे जैसा ही बच्चा है, कि ये इस बच्चे का भी मेरे वाला लाइफ एक्सपीरियंस रहा होगा। तो पहला कदम बहुत रोध होके उठाया था, क्योंकि वही है कि अब तो फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं और सब कुछ एक आम सी बात लगती है, मगर पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का भी जिस तरह माँ बाप अगर कहें कि बेटा ये लड़कियों का काम नहीं है, बिल्कुल, तो आप आज वीडियो निकाल के दिखाता है कि ये देखें पूरा ग्रुप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और औरतों का ही कर रहे हैं, औरतों का ही बच्चे भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आप क्या बात कर, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास प्रूफ भी नहीं होती थी दिखाने को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल था। और फिर ये था कि बिल्कुल ये एक फ़ीमेल का एक इस एडवेंचर में आना और पैराग्लाइडिंग करना बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली। फिर ये था कि पेरेंट्स कहते थे कि कोई कैसे करोगे भाई, दूर दूर कहीं नहीं जाना, दूर निकलना, घर से भी निकलना मुश्किल था। मगर ये था कि शौक़ के आगे जो तमाम मुश्किलात हैं वो छोटी पड़ जाती हैं। तो जब शौक़ हो और लगन हो और जज्बा आपका हो तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, घर वालों को भी मनवा लेते हैं। और फिर जब घर वाले ये है कि देखते हैं कि कुछ ना कुछ आप अच्छा कर रहे हो, तो वो भी फिर आपको सपोर्ट करते हैं और आपको आगे लाने में आपकी मदद करते हैं। तो ये शुरू हो गया। सीखा किससे, कैसे किया? क्योंकि अगेन कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर्स तो होती नहीं है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एटलीस्ट। बिल्कुल अब हैं आप। जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि कोई फ़ीमेल थी नहीं पैराग्लाइडिंग में ना। तो ये है कि सबसे पहले तो यही है कि जब मैं उस साइड पे गई, हमारे हरीपुर साइड पे, उधर ये फेस्टिवल हुआ करते थे, फॉरेनर्स बाहर से बहुत आते थे। तो जब मैंने उनसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट वैसे ही की, फिर मैंने उनका नंबर लिया। फिर ये है कि क्योंकि पहले काफ़ी फॉरेनर्स वगैरह आते थे, हमारी इधर प्रैक्टिस बहुत होती थी, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न भी बहुत इतने वो नहीं थे। मगर ये इसी की वजह से मैंने उनसे फिर स्टार्ट लिया ट्रेनिंग का। और फिर जो हमारी एसोसिएशन है, फिर प्रॉपर उनसे ट्रेनिंग ली। एसोसिएशन? हमारी पैराग्लाइडिंग की एसोसिएशन है, तो जहाँ से हमने ये पैराग्लाइडिंग की वो तमाम क्लासेस देते हैं और वो फेस्टिवल वगैरह। अगर मेरे जैसा बंदा इंटरेस्टेड है, अभी आपको टीवी पे लोग देख रहे हैं, तो अगर वो राब्ता करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जी जी, अगर वो कोई भी इंटरेस्टेड है, वो पैराग्लाइडिंग करना चाहता है, तो ये है कि मुख्तलिफ़ क्लब्स बने हुए हैं। और जैसा कि ये है कि फ़ीमेल्स के लिए पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ये क्लब है जिसको मैं रन कर रही हूँ। ये बेस जो है ये तो है इस्लामाबाद साइड पे, मगर ये है कि अब जो पैराग्लाइडिंग हम डिफरेंट ऑप्शन है पैराग्लाइडिंग के, जिसमें पैराग्लाइडिंग भी आती है, पैरासेलिंग आती है, पैरा मोटरिंग आती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि ये लाहौर में भी करवा रहे हैं, कराची में भी करवा रहे हैं, और इस तरह से भी होता है। जो लोग शौकीन लोग हैं, ये देखें व्यूअर्स, हम आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, आप देखें कि ये क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आप सोचें कि आप इस तरह से हवाओं में उड़ रहे हो। बिल्कुल, अब हवाओं में उड़ना ख्वाब नहीं।
डेंजरस थोड़ा सा मैं पैराग्लाइडिंग के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि अभी ये है कि पैराग्लाइडर, एक जो पैराग्लाइडर होता है जिसके ऊपर एक पायलट जो है फ्लाई करता है, ये पैराग्लाइडर जो है सिंथेटिक फैब्रिक का होता है, जिसमें रिप स्टॉप नायलन यूज़ होता है या फिर इसकी जगह पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, ये एक कैनोपी होती है जो फ्लेक्सिबल कैनोपी होती है, इसके साथ लाइंस की अटैचमेंट होती है, लाइंस की जो अटैचमेंट है आगे राइजर्स के साथ होती है। और जैसा कि आपने अभी टीवी पे देख भी रहे हैं कि एक सीट होती है, वो इसको हम हार्नेस बोलते हैं, उसकी अटैचमेंट जो हार्नेस की होती है वो हमारी कैनोपी के साथ होती है, जो पैराग्लाइडर हमें उड़ा रहा होता है। लेकिन जान कैनोपी जाके के दरख्त में फंस गई तो आपका तो कीमा निकल गया। नहीं, ये बहुत सेफ़ है। ये होता है कि जब ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो ये जो वायरलेस होते हैं वो जो भी हमारा पायलट होता है उसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है, उसको प्रॉपर गाइड कर रही होती हैं। जो शौकीन लोग होते हैं, आते हैं वन डे के लिए आते हैं या वो फुल कोर्स करते हैं, तो उसकी अटैचमेंट जो होती है उसके साथ हमारा वायरलेस होता है, जिसमें उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है और इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करते हुए वो सारा कुछ करवाया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ये बिल्कुल बहुत सेफ़ है, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में आता है कि पैराग्लाइडिंग को देख के ये आता है या सुन के आता है कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत नुस्खा नहीं, आजकल देखें अगर महंगा इतना नहीं है, अब तो माशाल्लाह से अगर लड़कियों के लिए मैं कहती चलूँ कि अगर इतने महंगे महंगे ब्रांड्स आ गए हैं, आप कपड़े ख़रीदते हो, अगर आपको शौक़ है तो ये तो इतना महंगा नहीं है, आप बिल्कुल इसको अफोर्ड कर सकती हैं और कोई ये महंगा नहीं है पैराग्लाइडिंग जो है। बिल्कुल सही। तो ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए उसके बाद आप और भी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वाटर स्पोर्ट्स में भी, केविंग में, क्लिफ डाइविंग में, आर्चरी, एयर गन शूटिंग वगैरह में। जी जी, पैराग्लाइडिंग के साथ जितनी और भी साइकिलिंग भी, आप प्रॉपर स्किल्ड बाइक राइडर जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैराग्लाइडिंग के साथ जैसे ही मैंने आपको बताया कि तमाम ये एडवेंचर करने का मुझे शौक़ था। बात ये है कि फ़ीमेल्स के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है करना, मगर ये है कि फ़ीमेल्स को भी करना चाहिए। और आपकी बेटियां भी करती हैं दोनों? जी 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 जी, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी रिकॉर्ड होल्डर हैं। फर्स्ट जो हैं उन्होंने 4 साल की उम्र में फ्लाइंग की और छोटी ने 3.5 साल की उम्र में उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। वाओ, जी जी, अमेजिंग। सो आई गेस अल्टीमेटली तो वही वाली बात आ जाती है कि आपकी नज़र में एक फ़ीमेल के लिए स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, अपने आप अपनी प्रेजेंस फील कराना माशरे में कितना ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ ये स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करी, जनरली हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आपने नोटिस किया कि हम औरतें ना ज़रा नीवे होके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि यार ज़्यादा नज़रों में ना आए। जी जी, अगर ज़्यादा नज़रों में आ गए तो फिर हमारे ऊपर हमारी कमबख्ती आ जाएगी। बिल्कुल, या तो माशरा नहीं छोड़ेगा, या फिर जहाँ काम कर रहे हैं ज़्यादा नज़रों में आए तो वो मसला जी है। जी बिल्कुल। तो हमारे लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके अपनी प्रेजेंस फील कराना, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो शेफ़ का प्रोफेशन है, कितना ज़रूरी है। आजकल तो मैं समझती हूँ आजकल के दौर में जहाँ दुनिया चांद सितारों तक पहुँच गई है और समंदरों की तहों तक पहुँच गई है, तो एक फ़ीमेल को कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसको लेकर आगे चलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब तो वो दो राय ही नहीं है कि हस्बैंड जाए और वो कमा के लाए और औरत बैठकर बस खाती रहे। देखिए जिस तरीके से, जैसे देखिए मैंने पैराग्लाइडिंग की, मेरे लिए इतनी मुश्किलात थी, बहुत सी चीज़ें थी। फिर मैंने कहा कि कौन बच्चों को करवाता है, फिर मैंने कहा कि बच्चियों को भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, बिल्डअप होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देख के करके उनकी जो सोच है वो बदलती है, उनका वो आगे बढ़ने की उनको जुस्तजू होती है। और ना कि सिर्फ के एजुकेशन के अलावा भी आप अपने साथ और भी स्किल्स हासिल कर सकते हैं और उनको लेकर आगे चल सकते हैं। तो एक औरत के लिए मैं कहती हूँ एक मर्द से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को मनवाए और किसी न किसी जगह पर वो कोई भी काम कर रही है मगर उसको लेकर चले, और ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, उस काम को लेकर आगे बढ़ना है और हौसले के साथ, जज्बे के साथ, और ये बहुत ज़रूरी है।
एडवेंचर स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? अब मैं आपसे एज अ फीमेल नहीं, एज अ प्रोफेशनल इन ये एडवेंचर स्पोर्ट्स जानना चाहूँगी, आपका ओपिनियन कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में कितना स्कोप है आपके ख्याल से? मैं बताऊं एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो आप स्कोप है वो क्योंकि आप तो हर चीज़ में घुस गई हैं, उसमें भी घुस गई हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पाकिस्तान में। जी केविंग एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, वरना पहले लोग नहीं हाँ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, खौफजदा होते थे। और बात वही है कि किसी एक को स्टेप लेना पड़ता है और कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो यही है कि उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो एडवेंचर स्पोर्ट का जो स्कोप है आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि अब तो लोगों को बात यही है कि सिर्फ पहले तो ये होता था कि किसी ने भी कोई चीज़ की है, कोई भी स्पोर्ट की है तो वो आप तक ही महदूद होती थी, मगर अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो ये सारी एक मैसेज लोगों तक पहुंचता है और उनको शौक़ भी होता है कि हम कुछ मुनफरिद कर रहे हैं, तो वो फिर ये है कि एडवेंचर स्पोर्ट काफ़ी करते हैं और वो इससे इंजॉय भी करते हैं, और दूसरा उनको ये भी होता है कि और लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमारा जी, हमारे साथ आके बात करने का, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। देखिए, हम आपकी तस्वीरें भी चला सकते थे प्रोग्राम में और कह सकते थे कि ये खातून है, ये काम कर रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपसे लोग मिलें और आपसे इंस्पायर हों। आप भी इसमें हैं, बेटियों को भी आप यही काम साथ साथ लेके चल रही है। पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन ये जो को करिकुलर मामलात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या पता चले कि यही आपकी बच्चियों का भी कल को करियर चॉइस बन जाए। ऑप्शन तो देना। जी जी। और ये जो घरों में बच्चियों को ढक ढक के हम रखते हैं ना व्यूअर्स, इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। बच्चियाँ उतनी ही एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए जितना मर्द या कोई भी जेंडर। और यही बात हम ट्रांसजेंडर के बारे में कहते हैं कि हर जेंडर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एरिया में अपने आप को प्रूव करने की, फिर उसकी जो मर्जी वो जिस डायरेक्शन में जाए। हमें दूसरों की तनकीद करने के बजाय, औरतों को ये बताने के बजाय कि घर बैठो, हमें उनको सपोर्ट करके इनकरेज करना चाहिए। और हमारा जैसी ख़वातीन हमारे लिए रोल मॉडल्स भी हैं और हमारी हीरोज़ भी हैं। और ना सिर्फ खुद सीखा, अब और लड़कियों को सिखा भी रही हैं, बल्कि लड़के लड़कियों बच्चों सबको आगे लेके आ रही हैं। थैंक यू सो मच हमारा, यू आर एन इंस्पिरेशन। सलाम पेश करती हूँ आपको, ब्लेस यू। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक और बड़े ही यूनिक और इंटरेस्टिंग यंग मैन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मुलाकात करनी है और ऑफ कोर्स किचन में ये भी चेक करना है कि मामलात क्या हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में नरगिसी कोफ्ते बन रहे थे। ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट एक बड़े ही इंटरेस्टिंग यंग मैन बैठे हुए हैं जो बहुत ही यूनिक और मज़े मज़े के काम करके आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनसे भी बात करनी, वेल अराउंड पाकिस्तान एंड गिरदो नवा फॉर नाउ, और इंशाल्लाह बहुत सी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आमना इलियास को 1.5 मिनट दे देते हैं। जी, नरगिसी कोफ्ते बनाए थे आपके सामने, उनको हमने कट करके भी रखा ताकि आप देख सकें जो इनकी फाइनल लुक आई है। और साथ हमने ज़ीरा राइस है, उनके साथ हम इनको सर्व कर रहे हैं। ग्रेवी आपके सामने बनाई थी और देखिए बिल्कुल ना ये टूटे हैं ना ये बिल्कुल खुले हैं। इनको खुद अभी हमने सर्विंग से पहले जस्ट कट किया है ताकि वो एक इनकी ब्यूटी अच्छी सी वो निकले और लुक भी उसकी बड़ी वाइब्रेंट सी आ रही है। मुझे लग रहा है हमारे से ज़्यादा नरगिसी कोफ्ते खाने का आमना इलियास का दिल चाह रहा है। थैंक यू सो मच भाई। जहाँ नरगिसी कोफ्तों की बात करें तो हमारे साथ इस वक्त जो यंग मैन है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर नुक्कर का खाना भी खा चुके हैं और कुछ गिरदो नवाह के भी। हमारे साथ पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं और साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी हैं। हमारे साथ आमिर शहजाद अवान है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ईरान, अफ़गानिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, कश्मीर, KPK, आज़ाद कश्मीर, लिपा वैली, तौबत जी, अपर नीलम एंड पीर जनास वगैरह वगैरह वगैरह। जी आप ये सब जगहें देख चुके हैं? जी, मैं तकरीबन चारों सूबों का गिलगित कश्मीर समेत तमाम इलाके में देख चुका हूँ और अब तक मैं साइकिल पर 36,000 किलोमीटर के करीब सफ़र कर चुका हूँ। और ये हमारी रेगुलर साइकिल है, पहियों वाली? ये मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं है, ये पहियों वाली साइकिल। तो आप इतने बारीक से हैं जी। तो एक इतना बारीक इंसान कितनी साइकिलिंग में जान लगती है। जी जी। तो आप साइकिल पे अकेले निकल जाते हैं? जब मैं निकलता हूँ तो लोग जिस तरह मुझे मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, तो मैं उससे मोटिवेट हो जाता हूँ, चार्ज हो जाता हूँ। मैं पता क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए अक्सर लोग जो होते हैं ना जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, दे आर यूजुअली अ लिटिल बिट बल्कियर।
और थोड़ा सा आपको बल्क चढ़ाना भी पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी टफ होता है साइकिल पे एक सूबे से दूसरे सूबे जाना या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, जी लंबा और बड़ा टफ जर्नी होती जी। है। तो ये इतना मुश्किल काम करने का आपने सोचा कैसे, कहानी कहाँ से शुरू होती है? अच्छा, इसके पीछे ये सिर्फ मैं साइकिल पर सफ़र नहीं करता, इसके पीछे एक मकसद है और 2-3 पैगाम हैं। एक पैगाम तो ये है कि जो साइकिल है ये माहौल दोस्त चीज़ है। मैं दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ कि जो दोस्त करीब करीब कहीं काम पे जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, वो साइकिल का इस्तेमाल करें। फिर मैं अकेला सफ़र करता हूँ तो ये भी एक पैगाम है कि हमारा मुल्क अल्लाह के फ़ज़ल से चप्पा चप्पा महफूज है और कोई भी सियाह आता है तो वो पूरे पाकिस्तान में घूम सकता है, वो हमारे ये खूबसूरत इलाके देख सकता है, हमारे लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। तो ये भी एक मैसेज है इस साइकिल के ज़रिए। और क्या खूबसूरत खूबसूरत साथ साथ आपकी हम तस्वीरें और सेल्फियाँ वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, तो ये आपका बेसिकली मैसेज है। लेकिन राइटिंग से साइकिलिंग कैसे शुरू हो गई? क्योंकि मैंने ये तो आपसे पूछ लिया था अभी शुरू करने से पहले कि साइकिलिंग बाद में हुई, राइटिंग पहले हुई। जी अच्छा, जो लिखना होता है उसके लिए या तो आप बहुत ज़्यादा मुताला करें और दूसरा तरीका है कि आप सियाहत करें, घूमें फिरें, दुनिया को देखें। तो मैंने फिर ये दूसरा जो तरीका है इसको ये मुझे आसान लगा और इसमें फिर इससे मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ और मुझे ज़्यादा मज़ा आया इसमें, तो फिर मैंने साइकिलिंग का आगाज़ किया। पहली ट्रिप किधर और कब? पहली ट्रिप मेरी लाहौर से कराची थी और 18 दिन मतलब का आपने सोचा जी कि मैं कराची जाऊं, जी जी कहीं गिरदो इस्लामाबाद या इधर उधर ना जाऊं, नहीं मैं कराची जाऊं जी जी सीधा लाहौर कराची। से। जी जी। क्या बात है आपकी। तो मैं लाहौर से निकला और 18 दिनों में कराची पहुंचा। तो नहीं निकले किसके साथ निकले, अकेले गए, क्या हुआ? अच्छा, कुछ तो बताओ। निकला मैं अपनी शबानो, साइकिल का नहीं नाम क्योंकि है देखे ना, शबानो। मैं तो वो सवाल पूछ रही हूँ जो घर पे बैठे हुए लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि यार ये आमिर भाई चले तो गए जी लेकिन किस तरह गए, प्लानिंग क्या की, क्या लेके निकले? देखे हमने अगर गाड़ी में भी जाना होता है, 6 घंटे का भी सफर होता है तो पूरा हमारा लवाजमात गाड़ी में होती हैं, पानी पूनी, चिप्स चुप्स, ये वो। जब मैंने ये फैसला किया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में साइकिलिंग कौन कौन करता है। तो उस वक्त 3 लोग कर रहे थे, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने उनको कॉल की, उनसे पूछा कि ये मैं चीज़ करना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे दुआ दी और कुछ टिप्स दी और बस फिर मैं साइकिल लेके चल पड़ा। क्या बात है। अच्छा, तो पहली ट्रिप के बारे में बताओ, एडवेंचर कैसा था वो? पहली जो लाहौर से कराची थी उस वक्त चूँकि पहली थी, मुझे ज़्यादा उस वक्त पहले तजर्बा नहीं था। अच्छा, कभी साइकिल पे वैसे ही जिस तरह होता है ना फैमिली या कभी लंबा सफर वैसे किया था? हाँ, मैं अपने गांव में साइकिल इस्तेमाल करता था। नहीं वो तो गांव है जी, ना, वो तो नहीं उससे पहले कभी लंबा सफर जैसे होता है ना कि इस गांव से 3 घंटे दूर उस गांव साइकिल चला के नहीं, गए, इतना लंबा सफर पहले कभी नहीं किया। तो उधर ये कभी नहीं किया था और डायरेक्ट कराची निकल हाँ जी, पड़े। मैं बार बार कराची भी फंसी हुई हूँ ना कि मुझे कराची से बहुत प्यार है, आप सबको पता है, और हमारे व्यूअर्स भी बहुत से कराची में हमें देख रहे हैं। लेकिन लाहौर से कराची ट्रेन पे भी जाते हुए बंदा 10 दफ़ा सोचता है, बस पे भी 10 दफ़ा सोचता है क्योंकि लंबा सफर है। जी ओके, फिर अच्छा, फिर मैंने जब यहाँ से निकला तो मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इतनी मोहब्बत देंगे। जगह लेके क्या क्या निकले? मैं अपने 2-3 ट्रैक सूट और कुछ साइकिल का सामान जो पंक्चर किट होती है या ट्यूब वगैरह एक्स्ट्रा, इस तरह की चीज़ें मैंने साथ ली और चल पड़ा। और फिर लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। रास्ते में जनूबी पंजाब से होते हुए मैं सिंध दाखिल हुआ गोटकी से और फिर नवाब शाह और ये इन इलाकों से गुजरते हुए कराची पहुंच गए। ऑसम। अच्छा, उसके बाद वहाँ पहुँच के देखिए एक अचीवमेंट होती है जी बंदा जब रेस लगाता है बचपन में। हम जब, अब तो आपको पता है कि क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जब फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो जो एक फीलिंग होती है जी कि हाय हो गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है, वो कैसी फीलिंग थी? अच्छा, वो मैं तो कर रहा था लेकिन घर वालों को लगता था कि ये वापस आ जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, घुमा के आ जाएगा। हाँ 400-500 किलोमीटर जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन जब मैं पहुंच गया तो मुझे फिर खुद से ना खुद पे फ़ख्र होता है कि यार मैंने कर ली। तो वो उससे मुझे मोटिवेशन मिली और उससे बाद फिर मैंने कश्मीर का सफ़र शुरू किया। ठीक है। और कश्मीर में मैंने ये इलाके जो है अच्छा, घर वालों ने नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो? हाँ, उनको मेरी सेहत देख के उनको लगता था कि होगा ना कि कोई नौकरी कर, को रोजी रोटी कमा, तो की कर रहे तो साइकिल से निकल पे। अच्छा, ये उनको लगता था, एक ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो इसकी सेहत है, जिस तरह मैं पतला सा, मैंने खुद आपको कहा है कि माशाल्लाह बरीक हैं। लेकिन बाय द वे व्यूअर्स, आई स्टैंड करेक्टेड, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि यूजुअली साइकिलिस्ट जो होते हैं
दे माइट बी टॉलर बट स्लिम होना भी पड़ता है, क्योंकि आपने अपने ही वेट को कैरी करना है उस साइकिल पे जी। और आप टू हैवी हो जाएंगे तो आपका वेट इम्बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। तो जब मैं कश्मीर के टूर पे गया तो फिर वहाँ से यानी असल जो आगाज़ होता है ये सफ़र का वो वहाँ से हुआ और वहाँ मुझे शोहरत मिली और लोगों ने जो मोहब्बत दी और फिर मुझे पता यानी वहाँ सियाहत उस टूर में मैंने सीखी है। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ हमारा एक है टूरिस्ट पुलिस कश्मीर में, उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। अच्छा। और फिर मैंने पूरा कश्मीर जो है उसको एक्सप्लोर किया, देखा और मुख्तलिफ़ जगहों पे गया जहाँ पहले कोई नहीं गया था। उससे बाद फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान में गया। फेवरेट ट्रिप, फेवरेट देखिए मुझे पता है कि ये वो वाली बात है जैसे किसी आप पूछ रहे हो, किसी राइटर से पूछ रहे हो आपका फेवरेट लिखी हुई किसी चीज़ माँ क्या से है, पूछें कि या आपको माँ से पूछे बच्चा कौन सा पसंद है, पसंद। लेकिन सबको पता है माँ का कोई एक फेवरेट होता है। जी। ये मैं आपको एज अ मदर बता रही हूँ, सही। होता है, हम ठीक। बोलते नहीं है लेकिन होता है अंदर ठीक है। अंदर। अब आप सोचिए मेरा फेवरेट कौन है व्यूअर्स, लेकिन खैर ये किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है। इन सब ट्रिप्स में से सबसे ज़्यादा इंजॉयबल और यादगार और आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिप कौन सी थी? अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो ईरान का टूर, और अगर पहले ईरान का बताओ उसके बाद फिर लोकल पे आएंगे। अच्छा, ईरान का जो सफ़र था वो एक सिर्फ सियाहत नहीं थी, वो एक रूहानी सफ़र भी था। हमारे 8वें इमाम का रोज़ा मुबारक है मशहद में, मैंने वहाँ हाज़िरी दी, तो वो एक रूहानी सफ़र भी था। तो इस लिहाज से वो मेरा एक यादगार सफ़र है, एक तरह से ज़ियारतों पे आप। ज़ियारतों पे। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, कश्मीर की बात करूं, तो कश्मीर में जो हमारा नीलम का इलाका है, जो झेलम वैली का इलाका है, ये यादगार सफ़र है मेरे लिए। आपने ये का मामलात शुरू किए कि यार मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ सारा कुछ, लेकिन उसके पीछे रीज़न तो यही था ना कि मैं अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकूँ, तो राइटिंग कहाँ गई? अच्छा, वो राइटिंग मैंने वो उसको लिख लिया है और उसको अब मैं ब्लॉग की शक्ल में भी दे रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश ऑडियंस है वो उसमें भी पढ़ सके। बट लिख क्या रहे हो ये भी तो अच्छा, उसमें मैं इलाके की जो तारीख़ी जगह हैं, जो उनकी तारीख़ी अहमियत है, कौन सी जगह देखने वाली हैं, वो लिख रहा हूँ। मतलब अगर कोई भी ट्रैवल करना चाहेगा उन इलाकों का तो उसके पास यूँ समझे कि एक गाइड होगी, ट्रैवल लॉग। हाँ। नहीं सॉरी, ट्रैवल का एक जैसे पुराने वक्तों में आपको याद होगा व्यूअर्स, सफ़रनामा नहीं, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता था। आप लोग अगर जैसे लंदन जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो वहाँ पे आप जाके ना जहाँ पे मैप खरीदते थे वहीं पे आपको एक गाइड मिल जाता था। अब मसला ये है कि ये गाइड्स आपको हर मुल्क के मिलते ज़रूर है लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होते हैं। जी। अब अगर कोई बंदा पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल ईरान का सफ़र करना चाहता है, तो अगर उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पता होगा कि किधर किधर कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी तो है, वो आसानी से कर सके। अच्छा, अब मैं उसको इंग्लिश में भी कर रहा हूँ क्योंकि असल मैं चाह रहा हूँ कि दुनिया आए, हमारे ये खूबसूरत इलाके देखे। तो उसके लिए ये जिस तरह भी आपने बात की कि ज़बान का मसला होता है, तो अब फॉरनर जो हैं वो तो इंग्लिश को समझते हैं, तो इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में ब्लॉग भी लिख रहा हूँ ताकि उनके लिए भी आसानी हो। वंडरफुल। तो आपका फाइनली हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम क्या है? मेरा पैगाम यही है कि आप जो भी काम करते हैं उससे इंसाफ करें और जो सियाहत है, जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो करें क्योंकि ये ज़हनी सेहत के लिए और जिस्मानी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और साइकिलिंग भी करें क्योंकि ये बड़ी मुफीद चीज़ है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आमिर शहजाद अवान, पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हमारे साथ थे आज, और एक राइटर भी हैं, इनके ब्लॉग्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग्स को भी। बात यह है कि व्यूअर्स, हमारे पाकिस्तान में ही इतने ज़्यादा यूनिक और प्यारे लोग हैं, हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ मज़े का, डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक कर रहा है। इन लोगों को हाईलाइट करना, इनको मंजर आम पे लाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, मॉर्निंग एट होम पे हमारी यही कोशिश होती है। तो आप भी अगर चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना तो रब्ता कीजिए। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, उस पर जाके हमें DM करें, डायरेक्ट मैसेज करें और अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। कॉल करनी है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे ब्रिलियंट आमिर शहजाद अवान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।